नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विवेक अशोक पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एएफएम का यूनिट 3 लेकर आए हैं। इसका पार्ट 1 है। ये चैप्टर है आपका मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, जर्नल, लेजर, इन सब के बारे में। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसे समझ लीजिए कि अगर अकाउंटिंग की शुरुआत हो रही है तो वो इसी चैप्टर से होगी। ठीक है, अभी तक जो हमने अकाउंटिंग पढ़ी वो माहौल बनाया हुआ है। असली अकाउंटिंग अब आपके सामने है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैप्टर को देखने से पहले आपको चैप्टर नंबर 2 देखना चाहिए। चैप्टर नंबर 2 देखने के बाद आप चैप्टर नंबर 12 देखेंगे और फिर जाकर के आप चैप्टर नंबर 3 देखिएगा। इसी सीक्वेंस में चलेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। भले ही मैकमिलन बुक में ये चैप्टर नंबर 12 आपका मॉड्यूल बी का पार्ट है, लेकिन असली बात यह है कि इसे चैप्टर नंबर 3 को समझने से पहले चैप्टर नंबर 12 बैलेंस शीट इक्वेशन को समझना जरूरी है। अगर आप उसको समझ करके आते हैं चैप्टर नंबर 12 को, तो चैप्टर नंबर 3 थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए, चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। ये मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी आप बॉस हैं, जैसा आप चाहें आपकी मर्जी है, बट फिर भी मैं कहूँगा गो फॉर चैप्टर 2, देन चैप्टर 12 एंड देन कम फॉर चैप्टर 3। ठीक है, इसी सिक्वेंस में आइएगा तो चीज़ें आसान रहेंगी आपके लिए। बाकी आप चाहें तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, यहाँ पर हम क्या क्या बात करेंगे, व्हाट इज द एजेंडा फॉर दिस क्लास। रिकॉर्ड कीपिंग क्या होती है, अकाउंट के टाइप क्या होते हैं, और उसमें भी 3 तरीके के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स जो है, अगर चैप्टर नंबर 3 आपने समझ लिया ना, तो ये समझ लेना कि मतलब आपको अकाउंटिंग आ जाएगी। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको अकाउंटिंग आ जाए, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं या नहीं हैं, कोई दिक्कत नहीं। उससे इस लेवल का समझा जाएगा कि सब समझ में आ जाए। अभी स्टार्टिंग में हम थोड़ा थ्योरी देखेंगे तो समझ में कम आएगी, ये बात मैं श्योर करता हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक चीज़ों के एग्जाम्पल ना देखे जाए तब तक थ्योरी क्लियर नहीं होती। तो यहाँ हम एग्जाम्पल देखेंगे नहीं, तो थ्योरी मैं पढ़ा दे रहा हूँ, बिल्कुल हल्का सा लाइट मोड में पढ़ते चलेंगे। जब हम एग्जाम्पल कर लेंगे तो ये थ्योरी अगर आप दोबारा देखोगे तो आपको क्लियर होती जाएगी। अभी के लिए बस केवल हम पढ़ते चलते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बात करें तो बुक कीपिंग या अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन विथ ए व्यू टू असर्टेनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। तो बुक कीपिंग कहिए या अकाउंटिंग कहिए, ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग होती है किसकी? ट्रांजेक्शन की। ट्रांजेक्शन को हम सिस्टमैटिक तौर पर रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम किसी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को जान सके, किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जान सकें। बड़े बेसिक से एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो मान लीजिए क्या होता है, घरों में आप जो है मान लेते हैं आप हस्बैंड और वाइफ रहते हैं, तो आप बोलते हैं कि ऐसा है कि मैडम अपनी वाइफ को कि 10,000 रुपये आप ले लीजिए और इसी में महीने भर का एक्सपेंस आपको चलाना है। अब मैडम क्या करेंगी, 10,000 रुपये आपसे लिया, शुरू हुए उनके खर्चे। ठीक है, ग्रोसरी मंगवा ली, मान लीजिए ग्रोसरी 2,000 रुपये की मंगवा ली। अगले दिन जो है उन्होंने मान लो कुछ खाने के लिए जो है जोमेटो वगैरह से ऑर्डर कर दिया 500 रुपये का। तीसरे दिन उन्होंने कुछ छोटे मोटे कपड़े खरीद लिए अपने लिए या उन बच्चों के लिए, चलिए मान लेते हैं 2,000 रुपये की क्लॉथिंग कर ली। और फिर कुछ नहीं खर्चा किया, 12 तारीख आई तो 12 तारीख को बच्चों की 500 रुपये की फीस भर दी, काइंड ऑफ दैट। तो ये क्या हो रहा है एक्चुअल में, आप बुक कीपिंग या अकाउंटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, या वो लेडी बुक कीपिंग या अकाउंटिंग करती है। हम लोग करते हैं, डायरी मेंटेन करते हैं, फिर देखते हैं, पूरा जोड़ते हैं कि इस महीने क्या खर्चा हुआ, क्या नहीं हुआ, कितना बचा, कितना आगे बढ़े। ठीक है, दैट इज़ द सेम थिंग। ये वही चीज़ की बात हो रही है। अब इससे जैसे 10,000 रुपये लिया, अब मान लो सारा खर्चा करते हुए पता चला कि लास्ट में हमारे पास 1,000 रुपये बच गए, तो हमें क्लियर हो गया ना कि भाई 10,000 रुपये लिए थे, 1,000 रुपये बच गए, तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी, 1,000 रुपये हमारे पास, काइंड ऑफ दैट। ओके, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट इज डन यूजिंग डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। जो हम अकाउंट मेंटेन करते हैं उसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को यूज करते हैं। डबल एंट्री यानी हर चीज़ के 2 एस्पेक्ट होते हैं। ये अगर आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे तो वहाँ पर आएगा डुअल, है ना, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आता है, वहीं से आया हुआ है। तो डबल एंट्री कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग यूज करते हैं। इसके हिसाब से डबल एंट्री का क्या मतलब होता है? एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ अ 2-fold फाइनेंशियल एस्पेक्ट या डबल एस्पेक्ट। मतलब हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन का 2 इफेक्ट होता है, 2 प्रभाव होता है, 2 एस्पेक्ट होता है। ठीक है, 2-fold फाइनेंशियल एस्पेक्ट होता है। इसका मतलब होता है कि ये 2 अकाउंट को प्रभावित करता है। कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन 2 अकाउंट को ट्रांजेक्शन करेगी। एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, सेम अमाउंट से, लाइक अमाउंट मतलब सेम अकाउंट। अगर एक अकाउंट से 5,000 रुपये डेबिट होंगे
तो एक अकाउंट से 5,000 रुपये क्रेडिट होंगे, ये नियम होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप जो है एक एग्जांपल के तौर पर आप अपने दोस्त को 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करते हैं फॉर एग्जांपल, तो 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके खाते से 50,000 रुपये डेबिट होगा और आपके फ्रेंड के खाते में 50,000 रुपये क्रेडिट हो जाते हैं। तो दो एस्पेक्ट हो गए ना, दो अकाउंट इन्वॉल्व है, आपका अकाउंट, आपके दोस्त का अकाउंट। एक अकाउंट डेबिट हुआ, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। थोड़ा धीरे धीरे ही पढ़ाऊँगा, चीज़ें समझते हुए चलना ज़्यादा अच्छा रहता है। बुक कीपिंग की डेफिनेशन दी हुई है। बुक कीपिंग हैज़ बीन डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन विथ अ व्यू ऑफ हैविंग अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ देम एंड ऑफ शोइंग द इफेक्ट ऑफ ऑन द वेल्थ। तो बुक कीपिंग कैसे डिफाइन की गई है? ये एक कला है, आर्ट है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की। उद्देश्य क्या होता है रिकॉर्ड करने का? हम परमानेंट रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन हुई उसका परमानेंट रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं और उसका हमारी वेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको भी दिखाने का प्रयास किया जाता है। इसी उद्देश्य से बुक कीपिंग की जाती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात फ्रेंड्स। जो है बुक कीपिंग या अकाउंटिंग जो है एक सिस्टमेटिक तरीका होता है जिसमें हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जिससे कि हम किसी बिजनेस या फाइनेंशियल मतलब जो है किसी बिजनेस एंटिटी या किसी फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन जान सकें। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का हम यूज करेंगे। सिंगल एंट्री बुक कीपिंग भी होती है, डबल एंट्री भी होती है, हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को यूज करेंगे। इसके हिसाब से हर एक ट्रांजेक्शन के 2 फोल्ड एस्पेक्ट होते हैं, यानी हर ट्रांजेक्शन दो अकाउंट को प्रभावित करती है। एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है सेम अमाउंट से। फिर हमने देखा बुक कीपिंग को एक कला कहा गया है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की एक कला होती है। उद्देश्य क्या होता है, किस उद्देश्य से हम ये रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शन की? सर ये जानना होता है, पहला तो हम ट्रांजेक्शन का परमानेंट रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं कि हाँ हमारे पास रहे कि 2020 में हमने क्या खर्चा किया था। और दूसरा उद्देश्य ये भी होता है कि हमारी वेल्थ पर ओवरऑल हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन उस पर क्या प्रभाव पड़ा है। फिर आता है जर्नल। अब देखो जर्नल पर हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, बातें करने जा रहे हैं। जर्नल अगर हम देखें, एग्जाम्पल करें तो ज़्यादा समझ में आता है, बट ठीक है अभी के लिए समझ लेते हैं कि जर्नल होता क्या है जर्नल, वो भी देखेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन अभी के लिए हम केवल बस बातें कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि शुरू में थोड़ा समझ में कम आएगा। द प्राइमरी रिकॉर्ड फॉर ट्रांजेक्शन इज जर्नल। मतलब प्राइमरी रिकॉर्ड जो है, मतलब ट्रांजेक्शन को प्राइमरीली कहाँ रिपोर्ट किया जाता है, कहाँ नोट डाउन किया जाता है? जर्नल में किया जाता है। ओके, ट्रांजैक्शन के लिए जो प्राइमरी रिकॉर्ड होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? जर्नल होता है। हमें जर्नल पढ़ना भी है, पहले जर्नल पढ़ेंगे, फिर लेजर पढ़ेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे और क्यों इसी क्रम में पढ़ेंगे, सब समझ में आएगा। थोड़ा बस धैर्य रखते हुए चलिए हमारे साथ में। अ जर्नल इज अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस शोइंग द डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द अकाउंट एज अफेक्टेड बाय द ट्रांजेक्शन। जर्नल जो होता है वो क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड होता है। क्रोनोलॉजी मतलब होता है मतलब क्रमबद्ध तरीके से, मतलब कहने का जैसे 1 तारीख को क्या हुआ, 2 तारीख को क्या हुआ, 3 तारीख को क्या हुआ, 5 तारीख को क्या हुआ, 7 तारीख को क्या हुआ, 18 तारीख को क्या हुआ, 22 तारीख को क्या हुआ, ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन करना क्रोनोलॉजी होता है। ठीक है, मतलब किस काल क्रम में आगे बात बढ़ी है। तो जर्नल जो है एक क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड होता है सभी ट्रांजेक्शन्स का, जो कि दिखाता है हर एक ट्रांजेक्शन की डेबिट और क्रेडिट अकाउंट दिखाए जाते हैं जो उस ट्रांजेक्शन की वजह से प्रभावित होते हैं। ठीक है, हम देखेंगे जर्नल को, अभी के लिए बस समझिए कि हाँ ऐसा होता है जर्नल। जैसे वो मैंने लेडी वाला एग्जांपल आपको बताया था, वो कहीं ना कहीं जर्नल मेंटेन करने के प्रयास में थी। भले ही हमने वहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं दिखा, तो हमने एक बात लिख दी थी कि ऐसा हो रहा है, बट जर्नल टाइप का ही है। अ जर्नल आल्सो कंटेन्स अ नरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन सो एज टू एक्सप्लेन द सेम। जर्नल में एक नरेटिव डिस्क्रिप्शन होता है। नरेटिव डिस्क्रिप्शन जैसे बीइंग पेड टू राम, ऐसे लिखा होगा उसमें कि मतलब बीइंग परचेज्ड ऑन कैश, बीइंग है ना, ऐसे लिखा होगा, कुछ डिटेल लिखी होगी कि ट्रांजेक्शन क्यों की जा रही है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लिखते हैं, नरेटिव डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि ये ट्रांजेक्शन क्यों की जा रही है, वो जर्नल में लिखा हुआ होता है। हम सीखेंगे जब जर्नल, दिखाऊंगा मैं आपको एग्जाम्पल से, और एक नहीं देखेंगे, कम से कम 25 से 30 एग्जाम्पल देंगे, सब क्लियर होगा। अभी के लिए बस समझिए कि हाँ जर्नल में नरेटिव डिस्क्रिप्शन होता है जो बताता है कि ट्रांजेक्शन किस पर्पज के लिए हो रही है। जर्नल में एक कॉलम होता है जिसे LF कहा जाता है। LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। क्या होता है इसका मतलब? लेजर फोलियो। क्यों होता है, क्या उद्देश्य है और कैसे लेजर फोलियो में क्या नंबर आएगा, जब हम एग्जांपल करेंगे फिर अगेन वहां पर मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, जर्नल रिकॉर्ड्स ईच ट्रांजेक्शन। जर्नल में हम हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन समस्या होती है इससे। जर्नल में हम क्या करते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। However, if anyone want to find out the transaction affecting a personal account
or an expense account, he will have to turn over pages of journal and add all debit and credit and then find out the balance of particular account। अब ये बोल रहे हैं कि भाई जर्नल में हमने सारी एंट्रियाँ करी हुई हैं। जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैंने बताया कि अशोक को मैंने 5,000 रुपये दिए, ठीक है, 5,000 रुपये दिया, तो मान लेते हैं देने को हम डेबिट से, गलत है सही है छोड़ दीजिए, 5,000 रुपये दिया तो डेबिट कर दिया। फिर उसके बाद में दूसरी ट्रांजेक्शन, तीसरी, चौथी ट्रांजेक्शन फिर हुई, फिर से अशोक से 10,000 रुपये लिया, कितना, 10,000 रुपये लिया तो क्रेडिट कर दिया। ऐसे ही 5वीं 6वीं ऐसे होती गई, पता चला अगला पेज आ गया, यहाँ पर जो है 15वीं ट्रांजेक्शन फिर हुई, फिर अशोक को हमने मान लो 25,000 रुपये दिया, 25 के मतलब 25,000 रुपये दिया, और ये दिया है तो डेबिट की ट्रांजेक्शन हो गई। इसी तरीके से अगले पेज में 27 तारीख आ गई, मतलब 27वीं एंट्री हो गई हमारी अगले पेज में, फिर से अगेन अशोक से हमने मान लो 50,000 रुपये लिया तो क्रेडिट हो गई। तो ये कह रहे हैं कि अब अगर तुम्हें ये जानना है कि अशोक के अकाउंट का एक्चुअल प्रभाव क्या है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जर्नल के सारे पेजेस को पलटने पड़ेंगे। आप पलट करके देखो और फिर डेबिट और क्रेडिट सारे ऐड करो। तो जैसे अगर हम पलटें तो यहाँ 5,000 रुपये का डेबिट है, फिर यहाँ पर 25,000 का डेबिट है ना, बस ये दो हो गए, तो 25 और 5 30,000 रुपये हमारे डेबिट के हो गए। और इसी तरीके से यहाँ 10,000 रुपये का क्रेडिट है, यहाँ पर 50,000 रुपये का क्रेडिट है, तो 60,000 रुपये का हमारा क्रेडिट खड़ा हो गया। लेकिन ये तो चलो मैंने इतनी कम ट्रांजेक्शन लिखी है, सोचो कि अगर आपके पास 10,000 ट्रांजेक्शन हो तो क्या होगा, क्या हम उतने पेजेस को पलट पाएंगे, नहीं, तो दिक्कत होती है। तो भाई अशोक के साथ क्या ट्रांजेक्शन हुई है, तो वही बोल रहा है कि किसी पर्सनल अकाउंट में या किसी खर्चे वाले अकाउंट में क्या हुआ है, उसके लिए हमें पन्ने पलट के जान निकाल देनी है, तब जाकर के हमें किसी पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस पता चलता है। ये एक जर्नल के साथ समस्या थी, यही एक समस्या थी जर्नल के साथ भैया, कि सारा डेटा इकट्ठा होके राजी ही नहीं था, हमें बार बार पेज पलट करके। अब सोचो अशोक का कह दिया, ऐसे ही मैं तुमसे सोचो कि मैं बोलूँ बैंक में क्या स्थिति है, बैंक, अब जहाँ जहाँ बैंक के साथ डेबिट क्रेडिट हुआ है सब पूरा पलटो और एक तरफ से जोड़ना शुरू करो, तो समस्या खड़ी हो गई हमारे सामने। उसी समस्या के समाधान में जर्नल से बढ़ा और लेजर आया। इसी समस्या के समाधान ने ही जनरेट किया कि भाई जर्नल से एंट्री लो और लेजर बनाओ। To overcome this difficulty, the transaction pertaining to a particular person, asset, liability, income or expenses are recorded on particular page in the ledger। ठीक है, तो बोला इन्होंने भाई कि इसी समस्या से ओवरकम करने के लिए इन्होंने कहा कि जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मान लो यहाँ पर एंट्री है, एक एंट्री हमारे काम की यहाँ पर है, एक एंट्री यहाँ पर है, एक एंट्री यहाँ पर है, तो ये सारी एंट्री सोचो ये अशोक के अकाउंट की है, तो यहाँ एक अशोक का अकाउंट बना दो, सीधे सीधे एक अशोक का ही अकाउंट बना दो। यहाँ क्या है, सारी ट्रांजेक्शन है, किसी पर्टिकुलर अकाउंट की नहीं है, अशोक का भी है, रमेश का भी है, महेश का है, बैंक का है, कैश का है, खरीदने का है, बेचने का है, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, सारी चीज़ों का डेटा यहाँ दिया हुआ है। लेकिन हमें सिर्फ अशोक के बारे में अगर जानना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उठा करके डेटा इसमें अशोक वाले में ले जाएंगे, अशोक वाले में हम एंट्री करेंगे। तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी हम एंट्री करते कैसे, अशोक से 5,000 रुपये डेबिट हुए थे इस तारीख को, दूसरा अशोक से जो है 25,000 रुपये क्रेडिट हुए थे इस तारीख को, तीसरा ऐसे। अब आसान है हमारे लिए, केवल अशोक के बारे में ट्रांजेक्शन जाननी है तो इट इज ईजी कि हम इस पेज को देख लें, इस लेजर अकाउंट को देख लें और हमारे साथ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बात मेरी समझ में आई जर्नल और लेजर का। देखो ऐसे समझ लो, जर्नल को अगर और बढ़िया एग्जाम्पल से समझना चाहो, सोचो कि हमारे पास में बहुत सारी जो है ये बॉल्स हैं, देखो सोचो हमारे पास में ऐसे वी हैव सो मैनी बॉल्स। मैं समझाता हूँ एक बढ़िया एग्जांपल से, ठीक है। कुछ बॉल इस कलर की हैं, कुछ बॉल इस कलर की हैं, ठीक है, कुछ बॉल हमारे पास इस कलर की हैं, ठीक है। तो ये जर्नल है, मतलब हर तरीके की चीज़ें यहाँ भरी पड़ी हैं, हमारे पास हर तरीके की चीज़ें भरी पड़ी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको उठा करके यहाँ लाएंगे और जो ब्लू कलर की बॉल्स हैं उनको यहाँ रख देंगे, ठीक है। जो हमारे पास में सोचो रेड कलर की बॉल्स हैं, मान लो, मैं एग्जैक्ट नहीं यहाँ गिनने मत बैठ जाना कि सर वहाँ 6 है यहाँ 5 है, आप समझो बात को कि कहना क्या चाहता है हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद में मान लो यहाँ पिंक कलर की जो हमारी बॉल्स हैं उनको हमने यहाँ बना दिया, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स हमारा जर्नल है, ये हमारा क्या है, जर्नल है। सब कुछ जो कुछ भी हुआ सब यहीं लिख डाला, दैट इज जर्नल। और जब उसमें से पर्टिकुलर रंग की बॉल अलग अलग रखी तो वो आपका लेजर हो गया। बस यही सिंपलेस्ट फॉर्म में यही जर्नल और लेजर का फंडा है माय डियर फ्रेंड्स।
कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत बहुत आसान सी चीज़ बताई मैंने, ठीक है ना। तो जैसे आप समझ लो कि अगर ये रेड कलर की बॉल जो है अशोक अगर रिप्रेजेंट करती हैं, किसको, अशोक को, तो इसका मतलब यहाँ बहुत सारी ट्रांजिशन, ये रेड वाली, ये अशोक की ट्रांजिशन है, ये अशोक की ट्रांजिशन है, ये अशोक वाली ट्रांजिशन है, ये अशोक वाली ट्रांजिशन है, तो ये सारी ट्रांजिशन उठाई और अशोक वाले जो है एक अकाउंट में उठा करके डाल दी। अब अगर मुझे ये पता करना हो कि मतलब ये अशोक वाले अकाउंट में कुल कितनी बॉल्स हैं, तो सर 5 बॉल हैं। सर इसमें मान लो कि जो है ये बैंक अकाउंट में कितनी बॉल्स हैं, सर 6 बॉल हैं। इसमें कितनी बॉल्स हैं, तो हम देखें है, ठीक है 9 बॉल्स मान लेते हैं। चीज़ें क्लियर हो रही ना एक नज़र में। वहीं इसमें दिक्कत है, चलो ये तो तब भी ठीक है, हमें आंखों के सामने दिख रहा है, लेकिन तुम सोचो कि ऐसी 50 जो है ऐसी एंट्रीज हों, ऐसे 50 हों, फिर आफत होती जाएगी ना। तो इसीलिए जब भी कोई जर्नल में एंट्री बनती है उसके पैरेलल हम उसे उठा करके लेजर में भी पोस्ट करने लगते हैं, ताकि हमें एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पता चल जाए। क्लियर हो जाती बात। अब कैश बुक आया, जितनी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है उसको कैश बुक में मेंटेन करते हैं। तो ये हुआ ना लेजर, तुम सोचो ये जर्नल था, यहाँ बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो रही थी, उसमें से जो कैश वाली ट्रांजेक्शन है उसको एक अकाउंट में डाल दिया, तो क्या हुआ, एक लेजर ही तो मेंटेन किया हमने। तो हमने कैश बुक क्या है, एक तरीके का लेजर ही होता है हमारा, ठीक है। ठीक है, कैश बुक है तो सिर्फ कैश की बात होगी, जो चीज नकदी में, जहां कैश लेना या देना दोनों कैश की ही। द बुक दैट कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैश ट्रांजेक्शन, चाहे वो कैश का रिसिट यानी कैश का मिलना हो, और चाहे कैश का पेमेंट यानी कैश का देना हो, ठीक है। कैश रिसिट हुआ मतलब हमें कैश मिला, 50,000 रुपये कुछ ने मुझे दिया तो मुझे कैश रिसिट हुआ, कैश की रिसीविंग हुई है। और कैश की पेमेंट मतलब मैंने किसी को 50,000 रुपये अपनी जेब से निकाल करके दे दिया, ठीक है। तो ऐसी बुक जिसमें ये सारे रिकॉर्ड मेंटेन हो कैश ट्रांजेक्शन वाले, चाहे कैश रिसिट के हो चाहे कैश पेमेंट के हो, तो उसे कैश बुक कहते हैं। इट्स रोलिंग इज लाइक लेजर अकाउंट एंड इज डिवाइडेड इनटू 2 साइड, डेबिट एंड क्रेडिट। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल लेजर जैसा ही होता है, और इसमें भी 2 साइड होते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, 2 साइड होते हैं इसमें, ठीक है। जितने भी रिसिट होते हैं वो डेबिट साइड में लिखे जाते हैं, और जितनी भी पेमेंट्स होती हैं वो क्रेडिट साइड में लिखी जाती हैं। क्यों लिखी जाती हैं, क्या वजह है, क्या हमें याद रखना पड़ेगा, नहीं, हम कुछ याद नहीं रखेंगे अभी के लिए, बस ठीक है छोड़ दो इसे। हम आगे जब डिस्कस करेंगे कैश बुक या फिर जर्नल लेजर, तो वहाँ पर आपको क्लियर कर दूंगा कि क्या कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है, ठीक है। तो आई बिलीव मैंने आपको ये पूरा जर्नल का कॉन्सेप्ट समझा दिया, कैश बुक का कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब यहाँ पर रिकॉर्ड कीपिंग, घबराना नहीं है। देखो जर्नल भी बहुत डिटेल में पढ़ना है, और क्या नाम है आपका कैश बुक भी बहुत डिटेल में पढ़ना है हमें। देखो रिकॉर्ड कीपिंग का बेसिक्स अगर हम देखें तो अकाउंटिंग साइकिल में 3 चीज़ें होती हैं, इनका क्रम याद रखिएगा। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, ये इसी क्रम में चलता है। पहले हम चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उनको क्लासीफाई करते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन किस चीज़ से रिलेटेड है, किससे पर्टेन करती है, और फिर फाइनली उसको समराइज करके अपना रिजल्ट एनालिसिस करके रिजल्ट निकाल करके देते हैं। बस यही है इसका अकाउंटिंग साइकिल। पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा जाता है फ्रेंड्स, ओके। तो अकाउंटिंग साइकिल में 3 स्टेप्स होते हैं, पहला रिकॉर्डिंग, फिर क्लासीफाइंग और फिर समराइजिंग। कई बार इसका क्रम ही पूछ लेते हैं, पहले क्या होगा, पहले क्लासीफाइंग फिर रिकॉर्डिंग फिर समराइजिंग, ऐसे करके पूछ लेते हैं। तो रिकॉर्डिंग, इन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑल ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल आर द सब्सिडरी बुक एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो सबसे पहले उसको जर्नल में या किसी सब्सिडरी बुक में लिखना होगा। हम देखेंगे सब्सिडरी बुक क्या होती है, कहानी समझेंगे। देखो एक होता है जर्नल, लेकिन जर्नल इतना ओवरलोड हो जाता है कि मजबूरी में हमें जो है दूसरी बुक भी यूज करनी पड़ जाती है, तो उन्हें ही सब्सिडरी बुक कहते हैं। तो जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन होती है उन सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया जाता है। पहला काम रिकॉर्डिंग का हो गया। दूसरा होता है फ्रेंड्स क्लासीफाई करने का। ऑल द एंट्रीज इन द जर्नल आर सब्सिडरी बुक्स आर पोस्टेड टू द अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट टू फाइंड आउट एट द ग्लांस द टोटल इफेक्ट ऑफ सच ट्रांजेक्शन इन द पर्टिकुलर अकाउंट। फिर क्लासीफाई करने का मतलब वही हुआ कि सारी गेंद एक जगह पर है, सारी गेंद एक जगह थी, उसमें से जो रेड कलर की बॉल है उसको हमने एक जगह कर दिया, तो हमने क्लासीफाई कर दिया। तो वही हो गया कि भाई सबसे पहले ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड किया, फिर सारी की सारी एंट्री को उनके मतलब टाइप के हिसाब से, किसी पर्टिकुलर अकाउंट को बिलोंग करने के हिसाब से उनको लेजर में पोस्ट कर दिया ले जा करके, दैट इज क्लासीफाइंग। फिर आता है समराइजिंग। अब समराइजिंग में क्या होता है, हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, हमने ट्रांजैक्शन को ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, जर्नल में। कहाँ पे करेंगे, जर्नल में। फिर ट्रांजैक्शन को जर्नल से उठा करके लेजर में पोस्ट कर दिया, क्लासीफाइंग कहेंगे, इसे रिकॉर्डिंग कहेंगे, इसे क्लासीफाइंग कहेंगे। अब आता है समराइजिंग, द लास्ट स्टेज इन द प्रिपरेशन, लास्ट स्टेज टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस।
and final account with the view of ascertaining the profit or loss made during a particular period and the financial position of a business on a particular date। तो ये बोल रहे हैं कि लास्ट स्टेप होता है भाई कि हम ट्रायल बैलेंस बनाएं और फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट वगैरह बनाना करते हैं। जब हम ये ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट वगैरह बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि किसी भी कंपनी का प्रॉफिट या लॉस क्या है। प्रॉफिट और लॉस किसी पर्टिकुलर पीरियड का होता है, जैसे 1 साल का, जनरली 1 साल का होता है, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस किसी पर्टिकुलर पीरियड का होता है। और फाइनेंशियल पोजीशन अगर जाननी होती है बिजनेस की तो वो किसी पर्टिकुलर डेट पर निकाली जाती है। यानी जो बैलेंस शीट होती है फ्रेंड्स, हमारी बैलेंस शीट वो हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है और ये किसी पर्टिकुलर डेट की होती है, जनरली 31 मार्च की होती है। हर एक कंपनी 31 मार्च 2024, 2025 ऐसे हर एक साल के यानी फाइनेंशियल ईयर के एंड में अपनी फाइनेंशियल पोजीशन अरेंज करना चाहती है। बात मेरी समझ में आई। प्रॉफिट और लॉस जो है किसी पर्टिकुलर पीरियड का निकाला जाता है, जबकि फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट किसी पर्टिकुलर डेट की बनती है। डेटा उसमें भी पूरे साल का होता है लेकिन वो इफेक्टिव एज ऑन दैट डेट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल पोजीशन अगर 30 मार्च को फाइनेंशियल पोजीशन अलग होगी, 31 मार्च को फाइनेंशियल पोजीशन अलग होगी, तभी तो पर्टिकुलर डेट के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा अकाउंटिंग साइकिल में 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला काम रिकॉर्डिंग होता है। हम जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसको जर्नल में या सब्सिडरी बुक में नोट डाउन कर देते हैं, दैट इज रिकॉर्डिंग। फिर जो भी एंट्रीज हैं वो जर्नल से उठाते हैं और उसको पर्टिकुलर अकाउंट, जिस अकाउंट को बिलोंग करते हैं उसमें जाकर के पोस्ट कर देते हैं, जिसे लेजर अकाउंट कहते हैं। इसे ही क्लासीफाइंग कहते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके उस पर्टिकुलर अकाउंट में क्या हो रहा है, क्या स्थिति है, हम पॉजिटिव है, निगेटिव है, डेबिट है, क्रेडिट है, क्या है, ये सारी चीज़ जान सकते हैं। लास्ट स्टेप आता है कि हम ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट वगैरह या फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, जिससे हम ये जान सके कि पूरे एक पर्टिकुलर पीरियड में, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, या फिर जो है फाइनेंशियल पोजीशन किसी कंपनी की कैसी है एज ऑन पर्टिकुलर डेट। तो ये हो गया हमारा रिकॉर्ड कीपिंग में अकाउंटिंग साइकिल में 3 स्टेप्स हो, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि हमें ये क्रम ध्यान रखना होगा, ठीक है। क्लासेस थोड़ा बड़ी हो जाती हैं, इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि अगर आपको चीज़ें समझनी है, दिमाग में बैठानी है तो थोड़ा समय देना पड़ता है फ्रेंड्स। वो मैं आपसे मांगूंगा, आप और कुछ मत दे पाइए लेकिन समय मुझे जरूर दीजिए, ठीक। अकाउंट की कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, हम बात करते हैं। तो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द डिटेल ऑफ एन आइटम द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट। किसी पर्टिकुलर आइटम की डिटेल्स को जानने के लिए बिजनेस क्या करता है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है अकाउंट में। जैसे हमारे बैंक में कितना बैलेंस है, हमारे बैंक में कितना बैलेंस है, इसी के लिए तो हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं करते। आप अपनी पासबुक देखते हैं, ऑनलाइन देखने लगे होंगे लेकिन पासबुक देखते हैं। क्यों देखते हैं, जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन, हम जानना चाहते हैं कि हमारे बैंक की क्या स्थिति है, बैंक बैलेंस की क्या स्थिति है, तो उसी के लिए हम ट्रांजैक्शन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। एन अकाउंट इज एन इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ अ पर्सन, फर्म आर थिंग, एन आइटम ऑफ इनकम आर एक्सपेंस। जो अकाउंट होता है वो किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी कंपनी का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, इनकम से रिलेटेड हो सकता है, खर्चे से रिलेटेड हो सकता है। इनकम जैसे मान लो आपने कोई सामान बेचा तो इनकम हुई उसका, यानी सेल्स का अकाउंट हो गया। एक्सपेंस खर्चे का अकाउंट होता है, जैसे मान लो हमने मोबाइल का रिचार्ज करवाया तो वो खर्चा हो गया इस तरीके से, या फिर हमने ट्रेवलिंग करी, यात्रा करी, उसका खर्चा हो गया। तो इस तरीके इन सब चीज़ों के अकाउंट बनते हैं। अकॉर्डिंग टू कोहलर्स डिक्शनरी ऑफ अकाउंट्स, एन अकाउंट हैज़ बीन डिफाइंड एज ए फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी। यानी कि अकाउंट को डिफाइन किया गया है, ये एक फॉर्मल रिकॉर्ड होता है पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स का, जिसे मनी के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। इसको मैंने इसलिए रखा है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स आप नोट डाउन करते हैं फ्रेंड, वो मनी के टर्म में ही नोट डाउन करेंगे। किस टर्म में, मनी के टर्म में ही अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स को नोट डाउन किया जाता है। दस एन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच टाइप ऑफ एसेट, लाइबिलिटी, ओनर्स इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। तो अकाउंट प्रिपेयर किसके लिए किया जाएगा, एसेट के लिए करेंगे, लाइबिलिटी के लिए करेंगे, ओनर्स इक्विटी जिसे कैपिटल भी यानी पूंजी भी कहा जाता है, कैपिटल उसके लिए करेंगे, रेवेन्यू जो हम कमाते हैं, खर्चा जो हम खर्चा करते हैं, सबके लिए हम अकाउंट मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द अकाउंट ऑफ कैश वुड शो द कैश रिसिट्स, कैश पेमेंट्स एंड बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। अगर आप देखेंगे कि कैश अकाउंट ऑफ कैश, अगर कैश का अकाउंट बना है तो उसमें हमें पता चलेगा कैश की रिसीविंग कितनी हुई है, कैश की पेमेंट कितनी हुई है, और कैश का बैलेंस हमारे पास कितना है, कैश इन हैंड कितना है हमारे पास। यानी कि हमें, जैसे हम अगर कैश का अकाउंट बनाएंगे तो हमें पता चलेगा भाई 50,000 रुपये मिले हैं, 30,000 रुपये हमने खर्चा किया है, यानी कि ये रिसिट हो गई, ये पेमेंट हो गई, और हमारे पास कैश इन हैंड कितना है, सर अभी 20,000 रुपये मेरे हाथ में हैं। तो ये हमें कब पता चलता है, जब हम उसका अकाउंट मेंटेन करते हैं। सिमिलरली ऐसे ही एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन वुड शो द बिजनेस ट्रांजेक्शंस
दैट हैव टेकन प्लेस विद द पर्सन एंड द नेट पोजीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी ओड बाई आर टू हिम। मतलब अगर किसी, जैसे मान लो हमने मोहन का अकाउंट बना दिया, तो मोहन से हमने कितना लिया, मान लो 50,000 रुपये, हमने मोहन को कितना दिया, 30,000 रुपये, तो नेट पोजीशन क्या है, 20,000 रुपये। ये भी बातें हमें पता, कितना हमें मोहन को देना है या कितना मोहन से मिलना है, ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाती हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा अकाउंट। तो किसी चीज़, मतलब किसी पर्टिकुलर आइटम के बारे में सर्टन होने के लिए हमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ता है अकाउंट में। फिर हमने देखा अकाउंट जो है आपका फॉर्मल रिकॉर्ड होता है पर्टिकुलर टाइप की ट्रांजैक्शन का, जिसे मनी के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। तो हम अकाउंट बनाते हैं एसेट का, लाइबिलिटी का, ओनर इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, सब चीज़ों का अकाउंट हम बनाते हैं। फिर हमने देखा अकाउंट, अगर कैश का अकाउंट बनाओगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि कितना कैश आया, कितना कैश गया, और नेट कैश तुम्हारे हाथ में कितना बचा हो, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। अब जो हमने अभी तक पढ़ा, ध्यान दीजिए, जो अभी तक हमने पढ़ा वो गाथा थी, थ्योरी थी। प्रैक्टिकलिटी यहाँ से शुरू होगी, यानी मेरा कहने का मतलब है प्रैक्टिकल बात हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये मतलब अब आप समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंस यहाँ से शुरू हो जाती है, जो मेरा कहना है। इसके पहले तो आपने पढ़ लिया, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो ठीक है, नहीं आया तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। लेकिन मतलब अब आपको कॉन्सेप्ट पर जोर देना होगा, ध्यान देते हुए हम यहाँ से चलेंगे। ओके, मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, अकाउंट जो है दो टाइप के होते हैं। कौन से? एक होते हैं पर्सनल, कैसे, पर्सनल, और दूसरे होते हैं इम्पर्सनल। कैसे? अकाउंट दो टाइप के होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट और एक इम्पर्सनल अकाउंट। जो इम्पर्सनल अकाउंट होता है वो फर्दर दो टाइप का होता है। पर्सनल तो एक ही हो गया, अकाउंट दो टाइप के हुए, पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल अकाउंट के फिर दो कैटेगरी और आती हैं, उनमें से एक आता है फ्रेंड्स जो है रियल अकाउंट, और एक आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, ठीक, बस यही है इसका अकाउंट का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में हमने देखा अकाउंट दो टाइप के होते हैं, बेसिकली दो टाइप के होते हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल। जो इम्पर्सनल है फर्दर दो टाइप के होते हैं, रियल और नॉमिनल। तो कुल मिलाकर के तीन अकाउंट बने हमारे पास, एक पर्सनल का बना, एक रियल का बना और एक नॉमिनल का बना। यही इतनी बात यहाँ पर लिखी हुई है। अकाउंट जो है ब्रॉडली दो क्लास में क्लासीफाई होते हैं, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। जो इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं दो कैटेगरी में बांटे जाते हैं, रियल और नॉमिनल। और इस तरीके से हम देखें जो भी अकाउंट हैं उनको पर्सनल, रियल और नॉमिनल को मिलाकर के तीन टाइप के अकाउंट में हम बांट सकते हैं। अब इन्हीं तीनों अकाउंट पर ही हमें चर्चा करनी है। तीनों टाइप के अकाउंट, यानी कि पर्सनल और इम्पर्सनल हो गया, ठीक है, अकाउंट दो टाइप के, और इम्पर्सनल में आपका रियल हो गया और नॉमिनल। तो इन्हीं तीनों टाइप की ही हमें ओवरऑल डिस्कशन करना है। मैं इसमें आपको यही समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब देखिए, पर्सनल भी तीन तरीके के होते हैं, पर्सनल भी तीन तरीके के होते हैं। एक नेचुरल पर्सनल होता है, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल होता है, और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट तीन टाइप के होते हैं, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल पर्सनल मतलब ऐसे लोग जो मतलब भगवान की क्रिएशन जो होती हैं उन्हें नेचुरल पर्सनल में रखा जाता है। आर्टिफिशियल जिन्हें इंसानों ने बनाया है लेकिन उनकी अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, कानून की नज़रों में, बिजनेस की नज़रों में अलग होते हैं, उनकी वैल्यू होती है। जैसे कोई कंपनी बन गई तो उस कंपनी का अपना वजूद होता है, तो उसे आर्टिफिशियल पर्सनल कहेंगे। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्या होता है हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, यहाँ पर मैं नहीं समझा पाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। दोज अकाउंट व्हिच बिलोंग टू द पर्सन वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं? ऐसे अकाउंट जो पर्सन को बिलोंग करते हैं, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो, तो उसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं। दीज अकाउंट शो द ट्रांजेक्शन विद द कस्टमर। अब भाई नेचुरल में क्या होगा, आपका कस्टमर हो सकता है, आपका सप्लायर हो सकता है, आपका मनी लेंडर हो सकता है, आपका बैंक हो सकता है, और ओनर हो सकता है। देखो, कस्टमर इंसान है, भगवान का बनाया हुआ है, सप्लायर इंसान है, भगवान का बनाया है, मनी लेंडर इंसान है, भगवान का बनाया है, बैंक इंसानों ने बनाया है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, ठीक है। ये सारे नेचुरल पर्सन थे। ओनर इंसान है, नेचुरल पर्सन हो गया, ठीक है। पर्सनल अकाउंट टेक इनटू फॉलोइंग फॉर्म। पर्सनल अकाउंट के भी तीन फॉर्म होते हैं। पहला नेचुरल पर्सन, पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट समझते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, द टर्म नेचुरल पर्सन मीन्स पर्सन्स हु आर द क्रिएशन ऑफ गॉड। ऐसे व्यक्ति जो भगवान के बनाए हुए हैं, ऐसे लोग, मतलब ऐसी जीव जो भगवान ने बनाया हुआ है उसे ही, है ना, नेचुरल पर्सन कहते हैं। अब कोई भी नाम आप ले लीजिए, राजेश, महेश, मोहन, कोई भी। जैसे प्रोप्राइटर का अकाउंट, अब भले ही हम प्रोप्राइटर का अकाउंट कह रहे हैं, लेकिन प्रोप्राइटर यानी मालिक कोई बंदा ही तो होगा, कोई व्यक्ति तो होगा, उसे भगवान ने बनाया है। सप्लायर का अकाउंट तुम कह रहे हो, तो सप्लायर कौन है भाई? सप्लायर कोई व्यक्ति है। इसी तरीके से अगर हम डेटर कहें, डेटर यानी जिसको हमने कर्जे पर सामान दिया है, वो भी कोई ना कोई व्यक्ति है। अब डेटर क्या है? चैप्टर नंबर 12 देखिए, इसीलिए मैंने कहा था चैप्टर नंबर 12। क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर
जिससे हम उधार पर सामान खरीद कर लाते हैं। क्रेडिटर भी कोई व्यक्ति ही होगा, किसी आदमी से तो उधार लेकर आए होंगे, तो इसीलिए डेटर और क्रेडिटर भी आपके नेचुरल पर्सन में ही आते हैं। रिसीवर्स अकाउंट, जो पैसा रिसीव कर रहा है, अभी रिसीवर भी कोई व्यक्ति होगा, मोहन अकाउंट, राजेश अकाउंट, है ना, ट्विंकल्स अकाउंट, जो भी आप रखना चाहें, ऑल इज गुड। ठीक है, तो अगर नेचुरल पर्सन पर्सनल अकाउंट में क्या हो जाएगा, जो नेचुरल व्यक्ति होते हैं उनका अकाउंट नेचुरल पर्सन अकाउंट कहलाता है। फिर आता है फ्रेंड्स आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल यानी जो कंपनियां वगैरह होती हैं, फर्म होती है, कॉर्पोरेट बॉडी होती हैं, जैसे SBI हो गई, LIC हो गई, टाटा लिमिटेड हो गया, ये सारी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। दीज अकाउंट इंक्लूड द अकाउंट ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज आर इंस्टीट्यूशन दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एज ए पर्सन इन द बिजनेस डीलिंग। ध्यान दीजिए, ऐसे कॉर्पोरेट बॉडी या इंस्टीट्यूशन जिनको पर्सन के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है बिजनेस डीलिंग में, बिजनेस में डील करते समय उन्हें पर्सन माना जाता है। जैसे अगर हम टाटा कंपनी के साथ डील कर रहे हैं तो टाटा कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है, यानी आप टाटा कंपनी के ऊपर मुकदमा ठोक सकते हैं। अगर वो कोई व्यक्ति नहीं है, कोई उसका अस्तित्व तो नहीं, तो मुकदमा कैसे आप उसके ऊपर ठोकेंगे, या टाटा कंपनी आपके ऊपर मुकदमा कर सकती है। दैट मीन्स कि इनको सेपरेट एग्जिस्टेंस मिला हुआ है, इनकी अपनी वजूद है, वैल्यू है, इसीलिए। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन कहलाते हैं, मतलब इंसानों ने बनाया है। ठीक है, नेचुरल नहीं, भगवान के बनाए नहीं है, इंसानों की बनाई हुई चीजें हैं। जैसे किसी लिमिटेड कंपनी का अकाउंट अगर आप खोलते हैं, कोई लिमिटेड कंपनी है, उसका अकाउंट क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। ध्यान दीजिए, पर्सनल, जैसे टाटा लिमिटेड है तो क्या है, ये एक पर्सनल अकाउंट है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सनल है, लेकिन हम वैसे ब्रॉडर कैटेगरी में पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से बैंक अकाउंट, बैंक क्या है, ये आर्टिफिशियल पर्सन वाले अकाउंट में आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट आता है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट, ये भी एक कंपनी है, पर्सनल आर्टिफिशियल पर्सनल। किसी फर्म का अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, किसी क्लब का अकाउंट, SBI बैंक का अकाउंट, LIC का अकाउंट, टाटा कंपनी। मतलब ध्यान रखिएगा इस बात को कि आर्टिफिशियल पर्सनल में, यहाँ पर थोड़ा सा अभी आगे भी हम पढ़ेंगे, जो बैंक होता है फ्रेंड्स, जो बैंक होता है वो पर्सनल अकाउंट में आता है, ये बात ध्यान रखेंगे। बैंक पर्सनल अकाउंट है, क्यों, क्योंकि बैंक एक आर्टिफिशियल कंपनी, मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सनल को हम यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, फिर आता है फ्रेंड्स हमारा तीसरी कैटेगरी। तो हमने देखा नेचुरल पर्सन में, नेचुरल पर्सनल में क्या आता है, जो भगवान के बनाए हुए लोग हैं उनके अकाउंट को खोलते हैं। आर्टिफिशियल में कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूशन जिसका सेपरेट एग्जिस्टेंस है या जिसको पर्सन माना जाता है बिजनेस में डील करते समय, उनको हम किसमें, आर्टिफिशियल पर्सनल में रखते हैं। अब आता है फ्रेंड्स रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये थोड़ा सा ध्यान से हम पढ़ेंगे। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल मतलब क्या है, ये किसी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरी बात पर जोर देंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट यानी किसी पर्सन को, किसी पर्सनल को, है ना, रिप्रेजेंट करने का काम यहां पर किया जाता है। तो देखिए, दीज आर अकाउंट दैट रिप्रेजेंट अ सर्टेन पर्सन आर ग्रुप ऑफ पर्सन। तो ये अकाउंट होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति को या ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इन बुक्स द नेम ऑफ द पार्टीज विल अपेयर। देखो, बुक में क्या होता है, पार्टीज का नाम अपेयर होगा। सिंस दीज अकाउंट्स आर मैनी इन नंबर एंड ऑफ द सेम नेचर, द अमाउंट स्टैंडिंग अगेंस्ट दीज अकाउंट आर एडेड एंड पुट अंडर द वन कॉमन टाइटल। देखिए मैं समझाता हूँ ये कह क्या रहे हैं। सोचो कि तुम्हारी एक कंपनी है, तुम्हारी एक फर्म है, तुम्हारी एक कंपनी है, उसमें तुम्हारे 5 एम्प्लॉय काम करते हैं। मैं मान लेता हूँ देयर आर 5 एम्प्लॉय, ठीक है, जिनके नाम भी हमने सरलता के लिए 1 A B C D और E रख लिया। ठीक है, अब मान लो कि इनकी सैलरी तुम्हारे पास बची हुई है। ठीक है, इसकी 50,000 रुपये, इसकी 30,000 रुपये, इसकी भी 50,000 रुपये, इसकी भी 50,000, ऐसे करके सैलरी इसकी बची हुई है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर हम सैलरी क्या है, आउटस्टैंड कर रही है। आउटस्टैंड का मतलब सैलरी हम दे नहीं पाए हैं, आउटस्टैंडिंग है। अगर हम दे दिए होते तो सैलरी हो जाती। सैलरी को हम यहाँ पर्सनल में ना लाते। सैलरी क्या है, एक खर्चा है। सैलरी क्या है, एक खर्चा है ना भाई। कंपनी पैसा देगी सैलरी के तौर पर तो पैसा जाएगा ना, तो वो पर्सनल अकाउंट नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि सैलरी आउटस्टैंड कर गई, मतलब कहने का आउटस्टैंडिंग मतलब हमने दिया नहीं है, सैलरी बन गई है। जैसे मान लो कि 1 महीने की सैलरी बन गई, हम अगले महीने की 7 तारीख तक देते हैं, तो अभी 7 दिन के लिए वो आउटस्टैंड कर रही है, हम दे नहीं पाए हैं, बन गई है। लेकिन ये सैलरी बिलोंग करती है इन लोगों को, A B C D E। तो हम क्या करते हैं, हम ये नहीं लिखेंगे कि जो है A की सैलरी आउटस्टैंडिंग, B की सैलरी आउटस्टैंडिंग। उसकी जगह पर हम क्या वर्ड यूज करते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी का वर्ड यूज करेंगे और टोटल जोड़ लेंगे। मान लो ये 5 लोग हैं, सब मिला करके 50,000 से 2,50,000 रुपये बनते हैं,
तो हम क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2.5 लाख रुपए की। जो आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट है फ्रेंड्स, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, आरपीए, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। सर कैसे, सैलरी खर्चा होता है? नहीं, ध्यान दो मेरी बात को, थोड़ा बड़ा ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है ये। अगर समझ गए तो बहुत मजा आएगा कि क्या चीज हो क्या रही है, क्योंकि पहचानने में आपको दिक्कत होगी। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट फ्रेंड्स का मतलब होता है कि ये पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सन को। देखो ध्यान दो, ये जो 2.5 लाख रुपए इस अकाउंट में आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम पर हमने लगाए हुए हैं, ये 5 लोगों को, 5 पर्सन ABCDE को रिप्रेजेंट कर रहा है। बराबर बात है मेरी या नहीं? तो भले ही मैं लिखता हूं सर कि आउटस्टैंडिंग सैलरी 2.5 लाख रुपए है, लेकिन ये 5 लोगों को, 5 पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स वाई इसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहेंगे। बस यही इसका फंडा है। सिमिलरली रेंट, रेंट क्या है? खर्चा है। रेंट क्या है? खर्चा है। लेकिन अगर हमने मान लो रेंट बाकी है, उधार है लोगों का, ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट है हमारा, आउटस्टैंडिंग रेंट है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, आउटस्टैंडिंग रेंट के केस में ये रेंट रिप्रेजेंट करेगा। सोचो तुमने 5 दुकानें उधार पर ले रखी हैं, 5 दुकानें किराए पर ले रखी हैं और इन सबका किराया नहीं दिया है। तो इसमें मान लो इसका 20,000 रेंट बाकी है, इसका 20,000 रेंट बाकी है, इसका भी 20,000 रेंट बाकी है, इसका भी 20,000 रेंट बाकी है, इनका भी 20,000 रेंट, सबका 20,000 रुपये का रेंट हमने बाकी कर रखा है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें रेंट आउटस्टैंडिंग अगर हम बनाएं, हम सब पांचों का नाम ना लिख करके, 15 हो, 25 हो, 50,000 हो, इन सब का नाम ना लिख करके एक अकाउंट बनाते हैं, इसे रेंट आउटस्टैंडिंग कह देते हैं। और टोटल अमाउंट हो गई इसकी 1 लाख रुपए। रेंट आउटस्टैंडिंग कितने का है? हमारा 1 लाख रुपए का रेंट आउटस्टैंडिंग है। तो अगर फ्रेंड्स हम ये कर दें, ठीक है, रेंट आउटस्टैंडिंग का एक अकाउंट बना दें, तो हम क्या है, बच जाते हैं। अब सोचो ये 5 है, अगर 50 हो तो क्या होगा, 75 हो तो क्या होगा? सर 25,000 दुकानें, सोचिए मैकडॉनल्ड की कितनी आउटलेट हैं, अगर सबका किराया बाकी हो तो पता चला पूरे देश में, पूरी दुनिया में 1 लाख आउटलेट हैं। तो क्या 1 लाख का नाम लिखते फिरेंगे? नहीं। इसीलिए वो क्या करेंगे, रेंट आउटस्टैंडिंग नाम का एक अकाउंट बनाएंगे। लेकिन वो रेंट आउटस्टैंडिंग क्या करेगा, वो उन 1 लाख मकान मालिकों को दिखाएगा कि हाँ भैया उनका हम उधार किए बैठे हैं। तो वो 1 लाख जो मकान मालिक हैं वो क्या हैं, वो सारे इंसान हैं, वो सारे पर्सन हैं। उन 1 लाख मकान मालिकों को यहाँ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे हम यहाँ 5 लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, भैया 5 मकान मालिक का किराया बाकी है, इसलिए 1 लाख रुपए हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। तो रेंट आउटस्टैंडिंग इन 5 मकान मालिकों को रिप्रेजेंट करने की वजह से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। आई बिलीव आपको क्लियरिटी आ गई होगी कि क्यों रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। जब आप अभी आपने नहीं पढ़ा है, जब आप सैलरी पढ़ेंगे, अभी मैं नॉमिनल अकाउंट पढ़ाऊंगा तो वहाँ सैलरी देखेंगे, वहाँ रेंट देखेंगे, तो आपके दिमाग में तुरंत कुलबुलाहट आएगी सर कि सैलरी तो खर्चा होता है, तो फिर कैसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हुआ। इसीलिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ, अभी सेंस कम बन रहा होगा, बट जब आप जो है नॉमिनल अकाउंट पढ़ेंगे तो अभी आपको बहुत ज़्यादा सेंस बनने लगेगा, मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो इन द बुक्स द नेम ऑफ द पार्टीज विल अपीयर, तो वही जैसे हमारे जो हमारे एम्प्लॉय थे उनके सबके नाम आने चाहिए थे। लेकिन चूंकि दीज अकाउंट्स आर मैनी इन नंबर्स एंड द सेम नेचर, लेकिन ये चूंकि कई सारे लोगों के अकाउंट हैं, ABCDEFGHIJ के बहुत सारे लोगों के हैं और सेम नेचर के हैं, सबकी सैलरी है। तो ऐसे में अमाउंट ऑफ स्टैंडिंग अगेंस्ट दीज अमाउंट्स आर एडेड एंड पुट अंडर द वन कॉमन टाइटल। तो ऐसे में क्या होता है कि जितना भी उधार बचा हुआ है, अमाउंट स्टैंडिंग, अब आउटस्टैंडिंग है या एडवांस दिया गया है या प्रीपेड है, उन सबको एक जगह इकट्ठा करके एक कॉमन टाइटल में डाल दिया जाता है। जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया, सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई, और उसे ही रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कहा जाता है। अब जैसे वही एग्जांपल जो मैंने आपको रेंट वाला समझाया था, जैसे इफ बिजनेस इज नॉट एबल टू पे रेंट, मान लो बिजनेस रेंट नहीं पे कर रहा है 15 दुकानों का रेंट नहीं पे कर पा रहा है, तो जितने भी प्रॉपर्टी ओनर हैं इन दुकानों के वो क्रेडिटर हो जाते हैं। क्रेडिटर वो होता है जिससे हम उधारी पर कोई सामान खरीदते हैं, तो हम चूंकि रेंट दे नहीं पा रहे हैं तो एक तरीके का उधार हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है उन लोगों का, तो हमारे क्रेडिटर हो गए। एंड द अमाउंट ड्यू टू देम इज एडेड एंड पुट अंडर वन कॉमन हेड। तो क्या होगा, जितना भी किराया उधार है 15 लोगों का, उसको इकट्ठा करके हम रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट एक खोल देंगे, उसके अंदर रख देंगे। तो रेंट आउटस्टैंडिंग जो अकाउंट है ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएगा। दिस अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंटिंग मैनी प्रॉपर्टी ओनर्स। तो ये जो रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट हमारा बना फ्रेंड्स, ये क्या है, ये अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है जो कि रिप्रेजेंट करता है कई यानी 15 प्रॉपर्टी ओनर्स को, ठीक है। तो वही बात इन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि ये अकाउंट रेंट आउटस्टैंडिंग एक पर्सनल अकाउंट है फ्रेंड्स, और जो कि
रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत सारे प्रॉपर्टी ओनर को जो कि पर्सन है, इसीलिए इसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। तो आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट जो प्रीपेड कर दिया गया है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, ये सारी चीजें जो है अदर एग्जाम्पल है किसके, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के। अब इसको थोड़ा पहचानने का भी एक तरीका है। पहचानने का तरीका क्या है, मुश्किल नहीं होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल आप बहुत आसानी से पहचानोगे। बस ये ध्यान रखना कि अगर प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाए किसमें, नॉमिनल अकाउंट में, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाता है। अभी चूंकि हमने नॉमिनल अकाउंट पढ़ा नहीं है तो इसलिए थोड़ा डाउट हो रहा होगा, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि अगर नॉमिनल अकाउंट में कोई चीज प्रीफिक्स कर दी जाए या कोई चीज सफिक्स कर दी जाए, कोई चीज आगे जोड़ दी जाए, कोई पीछे जोड़ दी जाए, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे देखिए सैलरी जो है आपका फ्रेंड्स नॉमिनल अकाउंट है, अभी हम समझेंगे। जितने भी खर्चे और इनकम होती है उन्हें नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो सैलरी खर्चा है, रेंट खर्चा है, इंटरेस्ट अगर दिया तो खर्चा है, अगर लिया तो इनकम है ना। तो ये सारे खर्चे हैं, तो हमारे नॉमिनल अकाउंट है। अब नॉमिनल अकाउंट में हमने देखो यहाँ क्या किया, सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी कर दिया, आउटस्टैंडिंग प्रीफिक्स कर दिया। सैलरी तो था हमारे पास, क्या है, सैलरी हमारे पास था, हमने उसके पहले आउटस्टैंडिंग चिपका दिया, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। इसी तरीके से रेंट तो था लेकिन प्रीपेड रेंट कर दिया, रेंट से पहले एक प्रीफिक्स लगा दिया, तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो जाएगा। इंटरेस्ट था हमारे पास लेकिन इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, देखो एक सफिक्स लग गया, एक सफिक्स लग गया मतलब बाद में चीज़ जोड़ दी गई, बाद में हमने चिपका दिया इंटरेस्ट के बाद में, तो ये भी आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो जाएगा। इसी तरीके से इंटरेस्ट तो है लेकिन इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो जाएगा। तो अकाउंट मतलब कहने का इनके आगे या पीछे कोई चीज़ जोड़ दी जाती है किसके, नॉमिनल अकाउंट की, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि LIC का प्रीमियम प्रीपेड लिखा है, प्रीपेड LIC प्रीमियम, तो देखो ध्यान दो, प्रीपेड कर दिया है। LIC का प्रीमियम वैसे तो खर्चा है, तुम्हारी जेब से खर्चा होगा, लेकिन प्रीपे कर रखा है तो वो तुरंत ही रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो जाएगा। हम ये मान लेंगे कि ये किसी न किसी व्यक्ति का है जिसका हमने पहले से ही पेमेंट करके रखी हुई है, ठीक है। तो अगर प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग या इन एडवांस या आउटस्टैंडिंग कुछ ऐसा जुड़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम, सफिक्स या प्रीफिक्स, तो उसे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं पर्सनल अकाउंट के। तो जैसे बैंक हो गया, बैंक पर्सनल अकाउंट है क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये एक कंपनी है, ये भी पर्सनल अकाउंट है। संतोष व्यक्ति है, भगवान की क्रिएशन है, इंडिविजुअल है, तो इसका भी। कैपिटल पूंजी, देखो ध्यान दो, लिखा रहेगा कैपिटल, ठीक है, कैपिटल, लेकिन ध्यान देना कैपिटल कोई ना कोई मालिक लेकर आया होगा, तो कैपिटल भले लिखो लेकिन वो किसी न किसी व्यक्ति का पैसा है, तो इसलिए वो जैसे राजेश ओनर है वही कैपिटल लेकर आएगा, तो कैपिटल ना लिख करके हम इसे राजेश मान सकते हैं, तो राजेश, तो ये पर्सनल अकाउंट हो जाता है। बैंक से लोन ले लिया, बैंक से हमने लोन ले लिया, तो भाई ये भी एक कोई ना कोई व्यक्ति लोन लेगा ना, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन होगा। बैंक लोन एक आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पर आ जाता है। जैसे मान लो राम ने लोन ले लिया, तो वो भी आपका किस में आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। रेंट आउटस्टैंडिंग, अभी हमने देखा था कि रेंट के आगे पीछे कुछ लग जाए तो उसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो इस तरीके से आपको मेजर जो हमारा यहाँ पर मैं जो आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ वो यही कर रहा हूँ कि आपको ये पहचानना सीखना होगा कि अगर ये लिखा है तो वो क्या चीज़ है, वो क्या पर्सनल अकाउंट है या क्या अकाउंट है, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम आए, यहाँ पर अगर हम आए, थोड़ा सा एक्सरसाइज में करवा देता हूँ लगे हाथों। तो टाटा एंड कंपनी अकाउंट कैसा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है ये। कैश हमें नहीं पता, रेंट हमें नहीं पता, कैपिटल किसका है, कैपिटल कोई व्यक्ति लेकर आएगा तो ये भी पर्सनल अकाउंट है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं पता, अशोक व्यक्ति का नाम है तो ये भी पर्सनल अकाउंट है। कमीशन परचेज नहीं पता, ये सब नहीं पता, लेकिन मतलब कहने का ये है कि हाँ हम अब पर्सनल पहचानना शुरू कर चुके हैं इतना पढ़ने की वजह से। जो मेरा टारगेट है वो आपको समझाने का वो यही है कि पर्सनल अकाउंट समझना होगा, ठीक है। तो हमने समझा कि जो नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन को बिलोंग करते हैं उसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं। पर्सनल अकाउंट 3 तरीके के होते हैं। नेचुरल पर्सन वो अकाउंट होते हैं जिन लोगों को भगवान ने बनाया है उनके अकाउंट खोलेंगे तो नेचुरल पर्सन कहेंगे, जैसे मोहन, राजेश वगैरह होगा। फिर आर्टिफिशियल पर्सन उन कॉर्पोरेट बॉडीज, कंपनी, इंस्टीट्यूशंस को कहते हैं जिनका सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, जिन्हें पर्सन के तौर पर माना जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पर माना जाता है। जैसे बैंक का अकाउंट हो गया, लिमिटेड कंपनी का अकाउंट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट हो गया, किसी फर्म का, किसी क्लब का, किसी एनजीओ का अकाउंट हो गया, SBI, LIC, टाटा कंपनी, ये सारे आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट में आते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में मैंने आपको बताया कि भाई ये क्या होते हैं, किसी
ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करने लगते हैं। जैसे सैलरी जो है 5 लोगों की सैलरी अगर आउटस्टैंड करे तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट जो है वो उन 5 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, सैलरी को नहीं, उन 5 लोगों की सैलरी को। तो 5 लोग हैं उसमें शामिल, इसलिए पर्सन के अकाउंट होता है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो होती है वो आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है। इसी तरीके से रेंट का भी बताया था मैंने कि अगर रेंट आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, तो सैलरी के साथ आउटस्टैंडिंग लग गया, रेंट के साथ प्रीपेड लग गया, इंटरेस्ट के साथ आउटस्टैंडिंग लग गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड एडवांस लग गया। तो मैंने ये भी आपको समझाया कि अगर नॉमिनल यानी खर्चे और कमाई के अकाउंट में अगर प्रीफिक्स या सफिक्स कुछ लगा दिया जाए, पहले या बाद में कुछ जोड़ दिया जाए, तो उसे हम पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे सैलरी हमारी आपका नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन उसमें आउटस्टैंडिंग पहले लगा दिया तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, खर्चे का अकाउंट है, लेकिन प्रीपेड रेंट हमारा क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन इंटरेस्ट रिसीव एडवांस में हुआ है तो इंटरेस्ट के साथ सफिक्स लगा दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। इंटरेस्ट तो हमारा खर्चा है, तो इंटरेस्ट ये इधर जो लिखे हुए हैं एंड के पहले ये सारे हमारे क्या हैं, नॉमिनल अकाउंट हैं, और इधर वाले सारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हो जाते हैं। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, अब इंटरेस्ट के साथ सफिक्स लग गया आउटस्टैंडिंग का, तो ये तुरंत ही रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में बदल जाता है। फिर हमने देखा एग्जाम्पल के तौर पर, तो पर्सनल अकाउंट में बैंक, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, संतोष कैपिटल, बैंक लोन, रेंट आउटस्टैंडिंग, ये सारे के सारे आपके पर्सनल अकाउंट है। बैंक आपका आर्टिफिशियल पर्सन है इसलिए हो गया, टाटा आयरन एंड स्टील हो गई कंपनी, संतोष एक व्यक्ति है, कैपिटल ऐसे ही कैपिटल के साथ एक ड्राइंग होता है, कैपिटल होता है, पूंजी आती है, और जब वो मतलब बिजनेस का मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लेता है उसे ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग भी पर्सन को ही रिप्रेजेंट करती है, तो ये भी एक पर्सनल अकाउंट को ही रिप्रेजेंट करता है। बैंक का लोन, ये भी आपका पर्सनल अकाउंट होगा। रेंट आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। तो ये सारे एग्जांपल हमने यहाँ पर देख लिए। अब आता है फ्रेंड्स हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। क्या आ जाता है, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल में भी 2 कैटेगरी हमने देखी थी, रियल अकाउंट, ठीक है। तो हमने देखा था जो अकाउंट होते हैं वो पर्सनल और इम्पर्सनल टाइप के होते हैं। इम्पर्सनल में भी रियल और नॉमिनल होते हैं, तो ये निपटा दिया हमने। अब हम रियल पर चल रहे हैं, इसके बाद नॉमिनल पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लेक्चर कितनी देर चलने वाला है। रियल अकाउंट की मैं बात करूं तो रियल अकाउंट जो है फॉलोइंग टाइप के हो सकते हैं। पहला टेंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा इनटेंजिबल रियल अकाउंट, ठीक है। रियल अकाउंट 2 टाइप के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। बेसिकली अगर ध्यान रखोगे तो रियल अकाउंट एसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको, एसेट्स को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। टेंजिबल रियल अकाउंट में ऐसी चीज जिसे आप छू सकें, टेंजिबल, और ऐसी चीज जिसे आप छू ना सकें, इनटेंजिबल। जैसे सॉफ्टवेयर, क्या हम सॉफ्टवेयर छू सकते हैं, नहीं, इनटेंजिबल, ठीक है। तो टेंजिबल रियल अकाउंट, दीज आर अकाउंट ऑफ सच थिंग यानी एसेट्स दैट आर टेंजिबल। ये उन चीजों के अकाउंट होते हैं जो छुई जा सकती हैं, जिन्हें देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, जो फिजिकली संसार में मौजूद होती हैं। जैसे लैंड है, जमीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, ये सारी चीजें आपकी टेंजिबल। इन सबके अकाउंट अगर आप खोलेंगे तो टेंजिबल रियल अकाउंट आप खोलेंगे, ठीक है, इनका रियल अकाउंट खोलेंगे। तो हमने समझा कि रियल अकाउंट में एसेट आते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, ये सारी चीज़ें आपकी फ्रेंड्स एसेट हैं। एसेट वो चीज़ होती है जिससे हम भविष्य में कुछ कमाएंगे, फायदा कमाएंगे, या वो चीज़ जिसका मालिकाना हक कंपनी के पास होता है, फर्म के पास होता है, उसे हम जो है एसेट कहते हैं, ठीक है। तो टेंजिबल एसेट में क्या आता है हमारा, मतलब जो है टेंजिबल रियल अकाउंट में वो चीज़ों के अकाउंट आते हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं। जैसे बैंक अकाउंट, यहाँ देखिए नोट करिए, बैंक अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ सम बैंकिंग कंपनी दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन, सो बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने वहीं बता दिया था आपको कि बैंक पर्सनल अकाउंट है, मैंने आपको वहीं बताया था। यहाँ इन्होंने नोट करके लिखवा भी दिया कि ये ना समझ लेना कि बैंक का मतलब जो है रियल अकाउंट नहीं होता है। बैंक इज नॉट अ रियल अकाउंट, बैंक एक पर्सनल अकाउंट होता है। क्यों, क्योंकि बैंक एक जो है बैंकिंग कंपनी है। बैंक अकाउंट किसी बैंकिंग कंपनी का अकाउंट होता है, ठीक है, इज अकाउंट ऑफ सम बैंकिंग कंपनी, और बैंकिंग कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है। तो ऐसे में जो बैंक होता है वो पर्सनल अकाउंट का हिस्सा होता है। किसका होता है, पर्सनल अकाउंट का हिस्सा होता है, रियल अकाउंट का नहीं होता है। फिर हमने टेंजिबल देख लिया, अब जो है आपका इनटेंजिबल रियल अकाउंट देख लेते हैं। तो दीज अकाउंट रिप्रेजेंट सच थिंग यानी ऐसे एसेट जिन्हें हम नहीं छू सकते, इनटेंजिबल रियल अकाउंट कह देंगे। जैसे हमारा ऑफ कोर्स दे कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, भाई अब भले ही इन्हें हम छू ना सके लेकिन इनको मनी के टर्म में हम मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में गुडविल हो गई,
ट्रेडमार्क होगा, पेटेंट राइट्स वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें, मतलब ये सॉफ्टवेयर होगा, ये सारी चीज़ें हम छू तो नहीं सकते, लेकिन इनको मॉनेटरी टर्म में हम मेजर कर सकते हैं। जैसे एप्पल है, एप्पल क्या है, एक ट्रेडमार्क है, एक उसका पेटेंट है, उसका जो ऐप वगैरह है, iOS वगैरह जो लेकर आए हैं, है ना, तो उसकी सहायता से वो पैसे कमाते हैं। तो मतलब ये भी एक एसेट होता है। तो गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपके एसेट होते हैं। तो रियल अकाउंट में हमने समझा कि एसेट को रिप्रेजेंट करता है। कुल मिलाकर के हम क्या ढूंढेंगे, एसेट। क्या ये कोई एसेट है? बस प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, हाँ। इन्वेस्टमेंट आपका एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है। स्टॉक इन हैंड, स्टॉक मतलब गुड्स, जो भी सामान आपके पास है। जैसे मान लो तुम फ्रिज बेचते हो, तुम्हारे पास 100 फ्रिज मौजूद हैं, तो स्टॉक इन हैंड हो गया। बिल्स रिसीवेबल्स, ठीक है। ट्रेडमार्क हो गया, ये भी एसेट है हमारा। आर्टिफिशियल वो इंटेंजिबल, कैश हमारा इंटेंजिबल एसेट है। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स हमारा किस में आ जाती हैं, रियल अकाउंट में आ जाती हैं। इन्वेस्टमेंट ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट आपका रियल अकाउंट है। बिल रिसीवेबल आपका जो है रियल अकाउंट है। सिंपल से टर्म में अगर हम कहें तो रियल अकाउंट में आपको क्या ढूंढना होगा, रियल अकाउंट में आप एसेट ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? एसेट। रियल अकाउंट दो तरीके के होते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम छू सकें, महसूस कर सकें, देख सकें, उन्हें टेंजिबल चीज़ें कहते हैं या एसेट कहते हैं। जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, कैश हो गया, ये सारी चीज़ें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अकाउंट अगर खोलेंगे, फर्नीचर का अकाउंट खोलेंगे, तो वो रियल अकाउंट बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। और बैंक जो है कैसा अकाउंट है, बैंक पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि बैंक रिप्रेजेंट करता है किसी बैंकिंग कंपनी को। बैंकिंग कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन में आती है, और आर्टिफिशियल पर्सनल में हमने देखा था कि वो भी एक पर्सनल अकाउंट होते हैं। ठीक है। इंटेंजिबल रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं, वो एसेट होते हैं जो देखे नहीं जा सकते, दैट कैन नॉट बी टच्ड, जिन्हें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, काइंड ऑफ दैट। तो जैसे आपका गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, अगर इनके अकाउंट आप खोलेंगे तो उन्हें इंटेंजिबल रियल अकाउंट कहा जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि रियल अकाउंट में आपको क्या देखना होता है, देखिए कि क्या ये एसेट है या नहीं, सिर्फ यही ढूंढेंगे हम कि क्या ये एसेट है। तो जैसे प्लांट और मशीनरी क्या है, एसेट है। इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट है हमारा, है ना, हमने 5 लाख की एफडी करवा दी, एसेट हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग हमारा एसेट है। जो हमारे पास गुड्स हैं, हैंड में, हाथ में कितना है गुड्स है, वो भी हमारा एसेट है। बिल रिसीवेबल्स, बिल पेएबल, बिल्स पेएबल, ये भी हमारा एसेट बनेगा। ट्रेडमार्क एसेट हो गया। कैश एसेट हो गया हमारा। ठीक है, कैश नकदी सबसे बड़ा एसेट होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आता है फ्रेंड्स जो है नॉमिनल अकाउंट। क्या आ गया, नॉमिनल अकाउंट हमारा। ठीक है, तो हमने देखा पर्सनल अकाउंट, जो पर्सन को, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो, चाहे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो, इनको रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने रियल अकाउंट देखा, रियल में भी टेंजिबल रियल और इनटेंजिबल रियल, इनटेंजिबल रियल अकाउंट देखें। रियल अकाउंट वास्तविक अकाउंट मतलब एसेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी एसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इन एसेट को देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, इनको देखा और छुआ नहीं जा सकता, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, तो हम एसेट ढूंढेंगे वहाँ पर पर्सन ढूंढेंगे। अब आता है फ्रेंड्स नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल नाम करने का अकाउंट है, नाम करने का अकाउंट। नाम करने मतलब क्या होता है अभी समझते हैं। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट इंक्लूड अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। ध्यान दीजिएगा, नॉमिनल अकाउंट में सारे खर्चे, सारे लॉस, सारी इनकम और गेन। देखो, एक्सपेंस खर्चा होता है, लॉस ये भी एक तरीके का जो है नुकसान है, ये भी एक तरीके का नुकसान है। नुकसान मतलब कहने का समझो इस बात को, ये खर्चा है जेब से जाएगा, लॉस भी जेब से जाएगा, इनकम है जेब में आएगा, गेन है जेब में आएगा। इन सभी चीज़ों के अकाउंट जो बनते हैं उन्हें हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट आर ओपन इन द बुक्स टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। नॉमिनल अकाउंट को ट्रांजेक्शन का नेचर रिप्रेजेंट करने के लिए केवल खोला जाता है, इनका परमानेंट अस्तित्व तो नहीं रहता है, समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन द बिजनेस सैलरी इज पेड टू द एम्प्लॉयज, rent is paid to the property owner, wages are paid to the workers, commission is paid to the salesperson, then in fact cash goes out of the business, that is real, but the salary, rent, wages, commission etc such do not exist। देखो ध्यान दो इस बात को, जो मतलब ये समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं कि हम इसे नॉमिनल क्यों कहते हैं, हम इस अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट क्यों कहते हैं। क्योंकि देखो हम सैलरी पे करते हैं किसको, एम्प्लॉय को, रेंट देते हैं प्रॉपर्टी ओनर को, मजदूरी देते हैं वर्कर को, कमीशन देते हैं सेल्स पर्सन को। तो क्या कभी तुमने किसी को, मतलब तुम सोचो, क्या कभी तुमने अपने मकान मालिक को रेंट दिया है क्या? नहीं, तुमने अपने मकान मालिक को कैश दिया है। मेरी बात ध्यान दें यही खेल है इसका। बोलता है कि मुझे 5,000 रुपये रेंट चाहिए, तो उसने 5,000 रुपये का है, कभी रेंट नहीं मांगा तुमसे, रुपए मांगे हैं। ठीक उसी तरीके से तुम्हें बैंक सैलरी देता है, सैलरी नहीं देता सर, कैश देता है,
बराबर बात है कि नहीं मेरी? वही ये कहना चाहते हैं कि सैलरी भले दी जाती है, हम कहते तो हैं सैलरी दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में कैश जा रहा है, कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस एंड दैट इज रियल। कैश जो जा रहा है वो रियल चीज है। असली चीज क्या है? रियल चीज। इसी पर रियल अकाउंट बना है। देखो नगदी असली है, बिल्डिंग क्या है? असली है। हाँ भाई, रियलिटी में दिख रही है, वही चीज है। तो कैश जाता है बिजनेस में। जो आपका ये सैलरी है, जो आपका रेंट है, जो आपकी मजदूरी है, जो आपका कमीशन है, ये सारी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैंने बताया ना कि कभी आपने अपने मकान मालिक को रेंट नहीं दिया सर, आपने कैश दिया है उसको रेंट के नाम पर। तो वही बोल रहा है, इसीलिए इन अकाउंट्स को हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। सिर्फ नाम करने के लिए अकाउंट है, असलियत में नगदी का ही, कैश का लेन देन हो रहा है। हो किसका लेन देन रहा है? कैश का। लेकिन नाम पड़ा है कि नहीं सैलरी, नाम पड़ा है नहीं रेंट, तो नॉमिनल। क्लियर हो जाती बात? दीज अकाउंट्स आर ओपन टू एक्सप्लेन हाउ द कैश हैज बीन स्पेंट। तो ये जो अकाउंट खोले जाते हैं, सैलरी का अकाउंट, कैश का अकाउंट, सैलरी का अकाउंट, रेंट का अकाउंट, कमीशन का अकाउंट, बेच का अकाउंट, ये सिर्फ इस बात के लिए खोले जाते हैं, ये समझाने के लिए कि कैश को कैसे खर्चा किया गया है, कैश को खर्चा कैसे किया गया, उस बात को समझाने के लिए खोला जाता है। जो यहां कहा था कि नॉमिनल अकाउंट आर ओपन इन द बुक्स टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का नेचर, पैसा आ रहा है या जा रहा है, उसको बताने के लिए खोला जाता है, बाकी कोई उद्देश्य नहीं होता है। द फॉलोइंग लिस्ट इंडिकेट सम ऑफ द मोर यूजुअल, यहां पर नॉमिनल अकाउंट के एग्जांपल हो गए। मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। पर्सनल अकाउंट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, रियल अकाउंट जो रियल चीजें होती हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, जैसे कैश वगैरह हो गया, और नॉमिनल अकाउंट सिर्फ नाम का होता है। जैसे बैंक ने कहा तुम्हें इंटरेस्ट दे दिया 400 रुपए का, बैंक ने मुझे 400 रुपए का इंटरेस्ट दे दिया, तो क्या वाकई तुम्हें इंटरेस्ट मिला? नहीं भाई, तुमको रुपए मिले। ओके, तो वही है नॉमिनल अकाउंट, इंटरेस्ट। तो ऐसे ध्यान रखेंगे, हम पहचानेंगे कैसे नॉमिनल अकाउंट को फ्रेंड्स। इनकम और एक्सपेंस, देखो हम इनकम कर सकते हैं, हम खर्चा कर सकते हैं, और हम लॉस कर सकते हैं या हम गेन कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस कर सकते हैं, इसी चीज पर फोकस करना पड़ेगा। तो क्या अब यहां पर जरा सा देखो, जो इंटरेस्ट है तुम्हारा वो क्या है? अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमारा इनकम हो गया, अगर इंटरेस्ट जा रहा है तो हमारा लॉस, मतलब एक्सपेंस हो गया, एक तरीके खर्चा हो गया। सैलरी, सैलरी हमारा एक तरीके का खर्चा है भाई, अगर मिले तो इनकम है, नहीं तो खर्चा है, तो ये भी हमारा। रेंट, रेंट भी वैसे ही है। हम मान लेते हैं कि हम दे रहे हैं दूसरों को, ठीक है, तो वैसे ले भी सकते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि इंटरेस्ट हमने दूसरों को दिया तो हमारा खर्चा हो गया, सैलरी हमने दूसरों को दी तो हमारा खर्चा हो गया, रेंट हमने दूसरों को दिया तो हमारा एक्सपेंस हो गया। कैरिज यानी फेयर, भाड़ा, कैरिज मतलब भाड़ा होता है, कोई सामान मंगवा रहे हो तो उसके लिए भाड़ा दोगे। अब कैरिज भी दो तरीके का होता है, कैरिज इनवर्ड, सामान को गोदाम में लाने के लिए दोगे तो कैरिज इनवर्ड, सामान को गोदाम से बाहर ले जाने के लिए दोगे तो कैरिज आउटवर्ड होता है। तो ये कुछ नई चीज नहीं, भाड़ा होता है भैया, जो है जो हम जाते नहीं बसों पर सामान, मतलब ट्रक पे सामान लदवाया और भेजा, तो वही कैरिज होता है। ठीक है, कमीशन अगर मिला तो हमारी इनकम हुई, तो इनकम। इंश्योरेंस खर्चा है एक तरीके से, अगर आप अपना इंश्योरेंस करवाते हैं तो 4-6 हज़ार रुपये खर्च करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट मिला, इनकम हुई, प्रॉफिट हुआ एक तरीके का। वेजेज, मजदूरी दी या मजदूरी ली, एक तरीके का इनकम या मतलब जो है गेन हुआ है हमें। ठीक है, तो ध्यान रखना होगा कि हम क्या करेंगे नॉमिनल अकाउंट के लिए, हम क्या करेंगे फ्रेंड, नॉमिनल अकाउंट के लिए हम ये देखेंगे क्या ये खर्चा है कि कमाई है, लॉस है कि प्रॉफिट है, बस इसी एंगल को हमें यहाँ पर तलाशना होगा। तो आई बिलीव मैंने आपको दो चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया। एक तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्यों कहते हैं, और दूसरा नॉमिनल को नॉमिनल क्यों कहते हैं। नाम मात्र का अकाउंट है, असलियत में सैलरी जैसा कोई चीज़ होती नहीं है, रेंट जैसी कोई चीज़ होती नहीं, होता कैश ही है। ओके, तो ये हमने समझ लिया। यहाँ पर इनमें जितने भी खर्चे, एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन को ढूंढना होता है। हम इन्हीं चारों चीज़ों को ढूंढेंगे, क्या खर्चा है कि नुकसान है कि कमाई है कि गेन है। ओके, इन्हीं चीज़ों को हमें ढूंढना होता है। फिर हमने एग्जाम्पल में इंटरेस्ट, सैलरी, रेंट, कैरिज, इनकम, इंश्योरेंस, डिस्काउंट और वेजेज को देखा। ठीक है, बस अब मानकर चलिए तकरीबन क्लास एकदम समाप्ति की तरफ है। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए हमें। अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो देखो, अकाउंट में हमने देखा पर्सनल होता है, रियल होता है, नॉमिनल होता है। पर्सनल में नेचुरल पर्सन, ये दो बार लिख गया है, नेचुरल पर्सन अकाउंट होता है, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट होता है। रियल में टेंजिबल रियल और इनटेंजिबल रियल होता है। नॉमिनल में एक्सपेंस एंड लॉसेस होते हैं और इनकम और गेन्स होते हैं। बस कुल मिलाकर के यही तरीके के अकाउंट होते हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या ढूंढेंगे, पर्सन को ढूंढेंगे, चाहे आर्टिफिशियल चाहे नेचुरल हो। यहाँ पर हम एसेट को ढूंढेंगे, यहाँ हम इनकम और एक्सपेंस को ढूंढेंगे। बस यही चीज़ ढूंढेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ अकाउंट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि ये कौन से टाइप के अकाउंट हैं। अगर चाहें तो वीडियो को रोकिए और कोशिश करिए। जैसे
टाटा एंड कंपनी पर्सनल अकाउंट है सर। क्यों? क्योंकि ये कंपनी है, आर्टिफिशियल पर्सन है। कैश अकाउंट, कैश मैंने बताया था हमारा एसेट होता है। रियल अकाउंट हो गया रेंट, रेंट हमारा खर्चा है, मैं मान लेता हूँ दे रहा हूँ, तो रेंट हमारा खर्चा है, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया। कैसा अकाउंट हो गया फ्रेंड? नॉमिनल, खर्चा है ये हमारा। कैपिटल अकाउंट, अब ये जिद पे मत आ जाना सर कि रेंट मिल रहा हो, तो सर मिल रहा है तो इनकम है ना, इनकम भी तो आपका नॉमिनल में ही आती है। खर्चा और इनकम दोनों नॉमिनल में ही आते हैं, आप जो मर्जी करें वो ले लीजिए। कैपिटल, मैंने आपको बताया था कि कैपिटल कोई ना कोई व्यक्ति लेकर आता है, तो पूंजी जो है कोई ना कोई व्यक्ति लेकर आता है, तो ये पर्सनल अकाउंट है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्या है? खर्चा है सर हमारा, खर्चा हमारा नॉमिनल में आता है। अशोक एक व्यक्ति है, तो उसका अकाउंट पर्सनल अकाउंट होगा। कमीशन, कमीशन दोगे या लोगे, या नहीं खर्चा होगा या कमाई होगी, तो नॉमिनल अकाउंट हो गया। परचेज करना, कोई चीज़ खरीदने जाओगे तो पैसा खर्च होगा, ये हमारा खर्चा है, खर्चा हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। बात समझ में आई मेरी? खर्चा, परचेज अकाउंट खर्चा है सर, नॉमिनल अकाउंट है। गजब हो गया, ठीक है। जैसे देखो कोई सामान खरीदने जाओगे, एक बैग खरीदने गए, 500 रुपये खर्चा हुआ, तो ये तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट हो गया। क्या हो गया? नॉमिनल। सैलरी क्या है? अगर सिर्फ सैलरी की मैं बात करूं तो सैलरी हमारा खर्चा है, हम सैलरी देंगे या सैलरी मिलेगी, खर्चा या इनकम है। तो अगर सिर्फ सैलरी लिखा होता तो नॉमिनल अकाउंट होता। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक प्रीफिक्स लग गया है, एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रही होगी, इसीलिए ये पर्सनल अकाउंट है। ध्यान दीजिए, अब समझ में आ रहा होगा कि हाँ एडवांस सैलरी राम को दे दिया, मोहन को एडवांस सैलरी दे दी, तो राम और मोहन को रिप्रेजेंट करना है ये, दैट्स वाई इट इज अ पर्सनल अकाउंट। मशीनरी, मशीनरी प्लांट वगैरह हमारे एसेट होते हैं, तो रियल अकाउंट हो गया। स्टॉक, स्टॉक क्या है? गुड्स, हमारे पास क्या सामान है? एसेट है हमारा, तो ये हमारा रियल अकाउंट हो गया। लोन, लोन किसी व्यक्ति का होगा तो हम इसे पर्सनल अकाउंट, किसी व्यक्ति का होगा, किसी कंपनी का होगा सर, तो भी ये हमारा पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। बैड डेट, बैड डेट हमारा जो लोन हमने दिया था वो खराब हो गया, तो हमारा लॉस हो गया। लॉस क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है सर। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या अच्छा लग रहा है चीज़ें समझ करके कि हाँ ठीक है सर समझ में आ रहा है? डिस्काउंट अलाउ कर दिया आपने, डिस्काउंट अलाउ कर दिया। सोचो कि कोई 100 रुपए की चीज़ थी, आपने उसको 80 में बेच दिया, 20 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो मतलब 20 रुपए क्या हुआ? आपको नुकसान हो गया एक तरीके से, 20 रुपए का नुकसान हो। जो चीज़ 100 रुपए की बेचते उसको 80 का बेचा, तो 20 रुपए का नुकसान हो गया, तो यानी कि ये हमारा लॉस है, नॉमिनल अकाउंट हो गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कोई चीज़ प्रिंट करवाओगे, कोई स्टेशनरी खरीदोगे तो खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट हो गया। फर्नीचर, फर्नीचर क्या होता है? हमारा एसेट होता है, सो रियल अकाउंट। सेल्स, कोई चीज़ बेची हमने, अगर कुछ बेचोगे, सोचो एक सामान बेचा हमने, सेब बेच दिया, 1 किलो सेब बेचा, 60 रुपये मिले, ठीक है, इनकम हुई मुझे, क्या हुआ? इनकम हुई, नॉमिनल अकाउंट हो गया। कैरिज इनवर्ड, कोई सामान लाना था उसके लिए हमने भाड़ा पे कर दिया, खर्चा हुआ मेरा, नॉमिनल अकाउंट। बिल्डिंग, बिल्डिंग हमारा एसेट होती है, रियल अकाउंट। इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट मिला है, इनकम हुई है, नॉमिनल अकाउंट। बैंक अकाउंट, बैंक किसी SBI, PNB ये सब आर्टिफिशियल मतलब पर्सन होते हैं, तो ये पर्सनल अकाउंट है। एंटरटेनमेंट खर्चा है सर, एंटरटेनमेंट में खर्चा किया तुमने अपने मनोरंजन के लिए, 600 रुपये का मूवी का टिकट खरीद लाए, नॉमिनल अकाउंट हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, हम बहुत बढ़िया चीज तरीके से समझते हुए, मतलब यही लॉजिक आपको लड़ाना है। राजेश का करंट अकाउंट है, राजेश एक पर्सन है, पर्सनल अकाउंट। सब्सक्रिप्शन पेड अकाउंट, हमने सब्सक्रिप्शन पे किया है, सब्सक्रिप्शन पे किया है, खर्चा गया, मेरी जेब से गया है खर्चा, नॉमिनल अकाउंट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया। उसके बाद हमने बहुत सारा और भी प्रैक्टिस के लिए लिया हुआ, लेकिन इसको एक बार मैं फिर से आपको क्लियर करवा दूँ, इनकेस अगर डाउट है तो इस बार क्लियर कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा इसीलिए मैं समय मांगता हूँ क्योंकि चीज़ों को रिवीजन करने से ही सफलता मिलती है। टाटा एंड कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है कंपनी, ऐसे में ये पर्सनल अकाउंट है। कैश हमारा एसेट होता है, ऐसे में ये रियल अकाउंट है। रेंट हमारा हम मान लेते हैं किसी को दे रहे हैं तो खर्चा होता है, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। कैपिटल कोई न कोई व्यक्ति, राम श्याम मोहन कोई लेकर आएगा, तो ऐसे में ये उस व्यक्ति का पैसा है, इसलिए पर्सनल अकाउंट है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया, खर्चा हो गया मेरी जेब से 500 रुपये, नॉमिनल अकाउंट हो गया। अशोक का अकाउंट खोला, अशोक एक व्यक्ति है, भगवान का बनाया हुआ है, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। भगवान का बनाया हुआ है, नेचुरल पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट हो गया। कमीशन, कमीशन हमने मान लो पे कर दिया, कमीशन मैंने दे दिया, तो मेरी जेब से चला गया, खर्चा हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। परचेज किया, कोई सामान खरीदने के लिए मुझे पैसे खर्चने पड़ेंगे, तो ये खर्चा है। खर्चा क्या होता है? एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट होता है। सैलरी, एडवांस सैलरी लिखा हुआ है, सैलरी लिखा होता
सिर्फ सैलरी तो खर्चा है, सैलरी मुझे देनी पड़ेगी, खर्चा है। लेकिन एडवांस सैलरी चूंकि यहाँ प्रीफिक्स लग गया है तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि दिस इज अ पर्सनल अकाउंट। ये कैसा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। मशीनरी क्या होती है? मशीनरी हमारा एसेट होती है, एसेट जो है रियल अकाउंट। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हमने यहाँ देख लिया था, देखो एडवांस सैलरी तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। मशीनरी जो है आपका रियल अकाउंट है क्योंकि ये एक एसेट है। स्टॉक यानी गुड्स, आपके पास कितना माल है, कितना सामान है, वो आपका एसेट है। लोन जो है किसी व्यक्ति के नाम पर होगा, किसी कंपनी के नाम पर होगा, वो सभी पर्सन होते हैं, तो पर्सनल हो गया। बैड डेट यानी आपने कोई लोन दिया था वो खराब हो गया तो आपको लॉस हुआ है, तो दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट। अच्छा सोचो बैड डेट रिकवर्ड कह दे तो हमने हमारा लोन खराब हुआ था लेकिन वो रिकवर हो गया है, तो वो भी एक तरीके की इनकम होगी, वो भी आपका नॉमिनल अकाउंट ही होगा। ठीक है, फिर हमने ये वाला देखा था, इसमें आपका डिस्काउंट अलाउ कर दिया आपने, तो हमने डिस्काउंट अलाउ किया हुआ है, मतलब जो चीज़ 100 रुपए की थी वो हमने 80 में बेची, डिस्काउंट दे दिया। मेरा कोर्स मान लीजिए 500 का है, मैंने आपको 300 का दे दिया, तो 200 रुपए का मुझे लॉस हो गया ना एक तरीके का, तो ये मेरा नॉमिनल अकाउंट हो गया। प्रिंटिंग और स्टेशनरी खर्चा है, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट हो गया। फर्नीचर प्लांट मशीनरी ये सभी एसेट होते हैं, तो रियल अकाउंट हो गए। सेल्स, कोई चीज़ बेचोगे तो बदले में पैसे मिलेंगे, इनकम होगी, सो नॉमिनल अकाउंट हो गया। कैरिज इनवर्ड, कोई सामान घर में लाने के लिए, गोदाम पर लाने के लिए जो भाड़ा पे किया वो आपका खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। बिल्डिंग प्लांट मशीनरी सब एसेट होते हैं, रियल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, एक तरीके की इनकम हुई है, नॉमिनल अकाउंट। बैंक, किसी कंपनी बैंकिंग कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा तो ऐसे में ये पर्सनल अकाउंट है। इंटरटेनमेंट में खर्चा कर दिया, 500 रुपये का मूवी टिकट ले लिया, नॉमिनल अकाउंट हो गया आपका। ठीक है, फिर आता है करंट अकाउंट ऑफ राजेश ने अपना करंट अकाउंट खुलवाया, सेविंग अकाउंट खुलवाया, कोई भी अकाउंट खुलवा लिया, ये पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सनल अकाउंट हो गया। सब्सक्रिप्शन पे कर दिया है आपने, सब्सक्रिप्शन पे किया है मतलब खर्चा किया है, नॉमिनल अकाउंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बहुत सारे अकाउंट, इतनी मेहनत हो रही है, इतनी अभी भी मतलब मैं यहाँ पर रुक नहीं रहा हूँ, हम और भी सीखेंगे। क्यों हो रही है सर? क्योंकि देखिए आगे चल करके जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो वहाँ पर 3 गोल्डन रूल होते हैं, देयर आर 3 गोल्डन रूल्स। तीनों गोल्डन रूल इन 3 अकाउंट को, पर्सनल, रियल और नॉमिनल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे बड़ी जो चैलेंज आपके सामने आएगी वो इसी बात की होगी कि जो अकाउंट है वो क्या है, पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। सबसे पहले ये पहचानो, सबसे पहले ये पहचानो कि जो अकाउंट है वो कैसा अकाउंट है, फिर जाकर के उस पर गोल्डन रूल अप्लाई करके डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बराबर है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पहचानवाने की कोशिश कर रहा हूँ सर, कि आप ये जानो कि कौन सा अकाउंट किस कैटेगरी में आता है। जैसे बैड डेट रिकवर हुआ है, तो आपने कोई लोन दिया था वो खराब हो गया था, 1 लाख का लोन दिया, सारा खराब हो गया, लेकिन उसमें से कस्टमर ने अगर 20,000 दे दिए तो तुम्हारी एक तरीके की इनकम हो गई, इनकम हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। कैरिज इनवर्ड, कोई सामान माल ढुलाई के लिए जो आपने खर्चा किया है वो आपका एक्सपेंस हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। कैरिज आउटवर्ड आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी का बिल है आपका नॉमिनल खर्चा है, ये सारे खर्चे हैं, देखिए खर्चा करने। डिस्काउंट दिया आपका खर्चा हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। वेजेज पे किए हमने, एक तरीके खर्चा किया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। परचेज किया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। देखिए परचेज क्या है? खर्चा है। लैपटॉप हमारा एसेट है, रियल अकाउंट हो गया। मशीनरी हमारा एसेट है, रियल अकाउंट हो गया। सेल्स मतलब कुछ कमाई होगी, हमारी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट हो गया। ड्राइंग्स, मैंने आपको बताया था, पूंजी कोई व्यक्ति लेकर आता है और वही व्यक्ति ड्राइंग करके पैसा पर्सनल यूज के लिए जब पैसा निकाल लेता है बिजनेस से तो उसे ड्राइंग कहते हैं, तो ये भी एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, तो पर्सनल अकाउंट हो गया। रिपेयर करवाओगे, रिपेयर क्या है? खर्चा है आपका, नॉमिनल अकाउंट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? प्रॉफिट ही तो है, एक तरीके का प्रॉफिट या लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है। इनकम गेन एक्सपेंस है ना, ये सारी चीजें किस में आती है? नॉमिनल में आती हैं। बैंक अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। वेजेज, मजदूरी हम किसी को दे रहे हैं, मजदूरी हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया। ठीक है। कैश हमारा एसेट है, रियल अकाउंट हो गया। कैश पेड हमारा एसेट है, रियल अकाउंट हो गया। उसमें लैंग्वेज पे ना जाए, कैश पेड, कैश रिसीव्ड, कैश कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये भी हमारा रियल अकाउंट हो गया, एसेट है। सेल्स अकाउंट देखते हैं, सेल्स कोई चीज़ सेल करी है तो इनकम होगी, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। सैलरी अगर होती तो नॉमिनल होता, लेकिन आउटस्टैंडिंग प्रीफिक्स लग गया है तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया, तो पर्सनल कहेंगे। फर्नीचर आपने खरीदा है, फर्नीचर आपका एसेट है, रियल अकाउंट हो गया। कैपिटल कोई व्यक्ति लेकर आएगा, राम मोहन श्याम कोई लेकर आएगा,
सो पर्सनल अकाउंट हो गया। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपका एसेट होता है, एसेट आपका रियल अकाउंट होता है। सब्सक्रिप्शन पेड, यानी एक तरीके का आपने सब्सक्रिप्शन के लिए कुछ खर्चा किया, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया, 200 रुपये खर्चा कर दिए, नॉमिनल अकाउंट हो गया। ट्रेवलिंग में चार्ज लगा, खर्चा किया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। बिल्स पेबल आपका रियल अकाउंट होता है। बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल्स आपका रियल अकाउंट होता है, ध्यान रखिएगा। बिल पे करना है, बिल रिसीव करना है, आपका रियल अकाउंट होता है। टाटा एंड कंपनी किसी पर्सन को रिप्रेजेंट, आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट करती है, पर्सनल अकाउंट। कमीशन, कमीशन किसी को दोगे या लोगे, इनकम या एक्सपेंस होगा आपका, नॉमिनल अकाउंट हो गया। परचेज रिटर्न, कोई चीज़ परचेज करी थी, खरीदा था, अब उसको लौटा रहे हैं। कोई चीज़ जैसे सोचो हमने जो है 500 रुपये की किताब खरीदी मैकमिलन की, लेकिन वो अच्छी नहीं तो हमने उसको लौटा दिया, तो अगर हम लौटाएंगे तो बदले में हमको पैसे मिलेंगे, तो एक तरीके की इनकम हो गई, तो ये भी नॉमिनल अकाउंट हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिला है, कोई एफडी करवाए तो उस पर इंटरेस्ट मिला, कमाई हुई, इनकम हुई, नॉमिनल अकाउंट हो गया। लोन अकाउंट ऑफ ओनर, जो मालिक है कंपनी का उसने लोन करा रखा है, पर्सनल अकाउंट हो गया। बिल्डिंग खरीदी आपने, रियल अकाउंट हो गया, आपका एसेट है। सेल्स रिटर्न, कोई चीज़ आपने बेची थी 500 रुपये की, वो लौट आई क्योंकि डिफेक्टिव थी, तो एक तरीके से आपको गुड्स वापस मिलेगा, पैसा देना पड़ेगा, एक एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट हो गया। फर्नीचर आपने खरीदा, रियल अकाउंट हो गया आपका। कैसा अकाउंट हो गया फ्रेंड्स? रियल अकाउंट हो गया। हर चीज़ को तराजू पर तौल रहे हैं, बातों में रख रहे हैं कि हाँ क्या हो रहा है। कैश अकाउंट, और कई चीज़ें एक एक चीज़ 3 बार आ रही है, जैसे यहाँ भी कैश है, यहाँ भी कैश है, यहाँ भी कैश है, इसलिए है ताकि आपका मेंटली प्रिपरेशन हो जाए। ये रियल अकाउंट है क्योंकि ये कैश हमारा एसेट होता है। आपने डिस्काउंट दिया, खर्चा हुआ, नॉमिनल अकाउंट। आपने डिस्काउंट रिसीव किया, इनकम हुई, नॉमिनल अकाउंट। कमीशन आपको मिला, नॉमिनल अकाउंट। खर्चा, ये मतलब इनकम है। कैश मिला, रियल अकाउंट हो गया, कैश है हमारा। सेल्स को रिटर्न किया तो हमें बदले में किसी को हमने कुछ भेजा था, वापस आ गया तो हमको पैसे देने पड़ेंगे, हमारी एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट। बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा। बिल्स रिसीवेबल्स मैंने आपको बताया था रियल अकाउंट होते हैं। बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल्स ये दोनों के दोनों रियल अकाउंट होते हैं, हमारे एसेट होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पर कोई खर्चा करोगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरोगे भाई, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट हो गया। बैंक में ओवरड्राफ्ट करवा रखा है, बैंक में ओडी करवा रखी है, सोचो ये क्या चीज़ है हमारा, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि बैंक से अगर ओवरड्राफ्ट करवाओगे तुम तो उस पर तुम्हें ब्याज वगैरह भरना पड़ेगा, एक तरीके का खर्चा है ये, नॉमिनल अकाउंट। बिल्डिंग हमारा रियल एसेट होता है, रियल अकाउंट। बैड डेट को रिटर्न ऑफ किया है, बैड डेट से छुटकारा पाया है, तो एक तरीके का लॉस हुआ, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम को पहले से ही पे करके रखा है, किसी व्यक्ति का पे कर रखा होगा, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, तो इसे पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में हम रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया था, कैश तक हो गया था फ्रेंड्स। ओके, हमारा मान लेते हैं हमने यहाँ तक निपटा दिया था। ठीक है, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, एक्सपेंस लिखा ही है, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट हो गया। टेलीफोन एक्सपेंसेस, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट हो गया। परचेज रिटर्न, अगर कोई चीज़ परचेज की थी वापस किया तो पैसे मिलेंगे, खर्चा मतलब इनकम हुई, नॉमिनल अकाउंट हो गया। कमीशन पे किया है, खर्चा हो गया, नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट मिला है, इनकम हुई है, नॉमिनल अकाउंट हुआ। परचेज अकाउंट, कोई चीज़ खरीदी है तो हमारी जेब से पैसा जाएगा, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट होगा। सेल्स किया था, रिटर्न हो गया, हमारा जो सेल किया था वो लौट आया है, तो बदले में हमें पैसे देने पड़ेंगे, हमारी जेब से कुछ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट हो गया। टेलीग्राम वगैरह, टेलीग्राम भेजने के लिए हमने खर्चा किया है, नॉमिनल अकाउंट हो गया। एंटरटेनमेंट पर खर्चा, नॉमिनल अकाउंट हो गया। पूंजी जो आपकी होती है वो कोई व्यक्ति लेकर आता है, पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक है, कैश बताया ही था हमारा रियल अकाउंट होता है, कैश पेड हमारा रियल अकाउंट होता है। सैलरी हमारा जो है नॉमिनल होती है, लेकिन अगर प्रीफिक्स लग गया है तो ये पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करती है। कैरिज इनवर्ड, कोई सामान लाने के लिए पैसा पे किया, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट हो गया। इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट हो गया। सैलरी हमारा खर्चा होती है, नॉमिनल अकाउंट हो गया। सेल्स रिटर्न हुआ है, कोई चीज़ बेची थी वापस आया है, पैसा देना पड़ेगा, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट हो गया। क्रेडिटर्स अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर कह लीजिए, क्रेडिटर किसी से हमने, किसी व्यक्ति से हमने कुछ सामान उधारी पर लिया हुआ है, तो ये किसी व्यक्ति से लिया हुआ है, दैट्स वाई ये पर्सनल अकाउंट होगा। डेटर और क्रेडिटर दोनों आपके पर्सनल अकाउंट होते हैं। सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुआ है, कोई कंपनी है उसमें वो आप चलाते हैं, उसमें आप सब्सक्रिप्शन रिसीव कर रहे हैं, तो एक तरीके की इनकम है, नॉमिनल अकाउंट हो गया। फर्नीचर आपने खरीदा है, रियल अकाउंट हो गया। इंटरेस्ट आपने पे किया है, एक खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट हो गया। डेप्रिसिएशन,
कोई चीज़ है वो उसका दाम धीरे धीरे घट रहा है, जैसे मान लो 60 लाख का जो है 60 लाख का घर खरीदा है, धीरे धीरे उसकी वैल्यू डिटोरिएट हो रही है, या 50,000 का लैपटॉप खरीदा है, धीरे धीरे उसकी वैल्यू डिटोरिएट हो रही है, कम हो रही है, तो ये एक तरीके का खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। इंटरेस्ट मिला है, इनकम हुई है, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। कन्वीनियंस चार्जेस, कोई सामान लाने ले जाने की जो कन्वीनियंस या यात्रा का खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट हो गया। प्रिंटिंग और स्टेशनरी का खर्चा करोगे, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। पोस्टेज वगैरह यानी कि जो डाक वगैरह भेजने में खर्चा करोगे, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। करंट अकाउंट किसी व्यक्ति का खुलवाओगे, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे अकाउंट्स फ्रेंड्स मैंने आपको दिखाए बेहतर तरीके से। ठीक है, और उम्मीद है कि अब आप पहचान पाओगे कि हाँ कौन सा अकाउंट किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। ठीक है, एक बार फिर से फटाफट करवा देता हूं ताकि आपका एकदम क्लियर हो जाए। बैड डेट रिकवर हुआ है, कोई 1 लाख का लोन दिया था और उसमें से वो 1 लाख डूब गए थे, लेकिन बाद में 20,000 कस्टमर दे गया, तो हमें 20,000 रुपये मिले, इनकम हुई, नॉमिनल अकाउंट हो गया। सेल्स अकाउंट हमारा क्या होता है, कोई चीज़ हमने बेची तो हमको पैसे मिलेंगे, तो हमारी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट हो गया। कैश हमें रिसीव हुआ, कैश हमारा एसेट होता है, रियल अकाउंट हो गया। डिस्काउंट हमने अलाउ किया है तो हमारा नुकसान हुआ है यानी कि लॉस हुआ है, नॉमिनल अकाउंट हो गया। सैलरी अगर होती तो हमारा क्या हो जाता, सैलरी हमारा होता तो ये हमारा हो जाता नॉमिनल अकाउंट, लेकिन चूंकि आउटस्टैंडिंग प्रीफिक्स लगा है तो ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। कैरिज इनवर्ड, कोई सामान लाने के लिए भाड़ा खर्चा किया है, नॉमिनल अकाउंट हो गया। कोई सामान ले जाने के लिए भाड़ा खर्चा किया है, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। फर्नीचर खरीदा है, हमारा एसेट होता है, रियल अकाउंट हो जाएगा। डिस्काउंट आपको मिला है, वाह, डिस्काउंट मिला है, कमाई हुई है, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। कमीशन मिला है, कमाई है, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। कैश मिला है, रियल अकाउंट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न किया है, एक तरीके का सेल्स रिटर्न आई है, हमारा खर्चा होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा। बैंक पर्सनल अकाउंट होता है। बिल रिसीवेबल्स रियल अकाउंट होता है, हमारा एसेट है। इलेक्ट्रिसिटी हमारा खर्चा है, आपका नॉमिनल अकाउंट होगा। बैंक का ओवरड्राफ्ट हमारा नॉमिनल खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। बिल्डिंग हमारा एसेट होता है, रियल अकाउंट हो जाएगा। बैड डेट को हमने रिटर्न ऑफ किया है, हटाया है अपनी बुक से, तो हमारा नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, तो नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है, नॉमिनल अकाउंट हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड लग गया है तो ऐसे में ये पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया, खर्चा है, नॉमिनल। डिस्काउंट दिया है, खर्चा है, नॉमिनल। वेजेज कमाया है, इनकम है, नॉमिनल। परचेज अकाउंट, कुछ खरीदेंगे तो पैसा हमारी जेब से जाएगा, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। लैपटॉप जो है हमारा एसेट है, रियल अकाउंट। मशीनरी हमारा एसेट है, रियल अकाउंट। सेल्स हमारा इनकम है, नॉमिनल अकाउंट। ड्राइंग कोई व्यक्ति करेगा, मैंने बताया था ना, जब जो पूंजी लगाने यानी जो ओनर होता है वो पैसा निकाल लेता है पर्सनल यूज के लिए, उसे ड्राइंग कहते हैं, तो ये आपका पर्सनल अकाउंट हो गया। चैप्टर नंबर 12 पढ़िएगा जरूर फ्रेंड्स, जो है चैप्टर नंबर 12 मैं अगेन फिर कह रहा हूँ, फायदा करेगा। ओके, रिपेयर अकाउंट खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस, हमारे जितने भी प्रॉफिट लॉस इनकम गेन्स होते हैं नॉमिनल होता है। बैंक अकाउंट पर्सनल होता है। वेजेस हमारा खर्चा है, नॉमिनल। कैश हमारा रियल है, कैश पेड हमारा रियल है क्योंकि हमने खर्चा, मतलब ये एसेट है हमारे। ओके, कैपिटल हमारा रियल अकाउंट है क्योंकि हमारा रियल ये पर्सनल होगा, कोई व्यक्ति लेकर आएगा। इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है, रियल अकाउंट होगा। सब्सक्रिप्शन हमारा खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट होगा। ट्रेवलिंग हमारा खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट होगा। बिल्स पेबल हमारा एसेट होता है, रियल अकाउंट होगा। टाटा एंड कंपनी किसी व्यक्ति को, आर्टिफिशियल व्यक्ति को, तो पर्सनल अकाउंट होगा। कमीशन अकाउंट हमारा जो है इनकम या खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट हो गया। परचेज रिटर्न अकाउंट, कोई चीज़ परचेज करी थी, रिटर्न किया तो बदले में पैसे मिलेंगे, नॉमिनल अकाउंट हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कोई चीज़ इन्वेस्ट की थी उस पर इंटरेस्ट मिला तो कमाई हुई, नॉमिनल अकाउंट हो गया। लोन, ओनर का लोन अकाउंट खोला हुआ है भाई, पर्सनल अकाउंट हो गया। बिल्डिंग खरीदी है, रियल अकाउंट हो गया। सेल्स को रिटर्न हुआ है, सेल्स किया था कुछ, वो वापस चला है, पैसे देने पड़ेंगे, नॉमिनल अकाउंट हो गया। फर्नीचर खरीदा है, हमारा रियल अकाउंट हो गया। ठीक है, तो ये सारे हो गए, हम मान कर चलते हैं कि कैश तक हमने कर दिया है। ठीक है, चलिए और आगे का देखते हैं। तो बहुत सारे अकाउंट मैं आपको इसीलिए फ्रेंड्स करवा दे रहा हूँ, 2-2 बार करवा दे रहा हूँ, ताकि जो है आपके मन में कोई शंका ना रह जाए। ठीक है, तो ये बताया ही था कि इंश्योरेंस प्रीमियम अगर होता, केवल इंश्योरेंस प्रीमियम होता तो खर्चा है। ये देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन अगर प्रीपेड इसमें लग गया, प्रीफिक्स लग गया, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाता है। सेल्स प्रमोशन हमारा खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट हो गया। टेलीफोन खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट हो गया। परचेज रिटर्न हमारा एक तरीके का खर्चा है, वह पैसा देना पड़ेगा, नॉमिनल हो गया। कमीशन हमने पे किया, खर्चा है, नॉमिनल हो गया। डिस्काउंट मिला है, इनकम हुई है, नॉमिनल अकाउंट हो गया। परचेज अकाउंट एक तरीके का खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। सेल्स रिटर्न, पैसे देने या लेने पड़ेंगे, नॉमिनल अकाउंट हो गया। टेलीग्राम पे पैसे देने पड़ेंगे, खर्चा है, नॉमिनल, खर्चा है, नॉमिनल। कैपिटल कोई व्यक्ति लेकर आएगा, पर्सनल। ठीक है, कैश हमारा
रियल अकाउंट होता है क्योंकि एसेट है, ये भी हमारा एसेट है। एडवांस सैलरी दे दी, सैलरी नहीं एडवांस है, प्रीफिक्स लगा हुआ है, पर्सनल अकाउंट हो गया। कैरिज इनवर्ड हमारा क्या होता है फ्रेंड? कैरिज इनवर्ड हमारा खर्चा होता है, नॉमिनल अकाउंट हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया, खर्चा हुआ, नॉमिनल अकाउंट हो गया। ठीक है, अब मान लो कोई चीज़ अगर ना लिखी हो तो ऐसे लॉजिक लड़ा सकोगे। मान लो हम अकाउंट बदलते हैं इसमें से, तो अब थोड़ा दिमाग लड़ा लेना। सैलरी देनी है सर, पैसा जाएगा जेब से, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। सेल्स रिटर्न हुई है, अगर कोई सेल की है रिटर्न करेगा तो पैसे देने पड़ेंगे, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है। क्रेडिटर अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या होता है? जिससे हम पैसे उधारी मतलब सामान उधारी पर खरीदते हैं, तो ये कोई व्यक्ति होगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, इनकम हुई है, नॉमिनल अकाउंट हो गया। सेल्स को रिटर्न किया है हमने, कोई चीज़ सेल की थी वो रिटर्न आई है, नॉमिनल अकाउंट हो गया। फर्नीचर खरीदा, रियल क्योंकि ये एसेट है हमारा। इंटरेस्ट पे किया है, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट हो गया। डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा है, नॉमिनल, या लॉस है हमारा, नॉमिनल। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इनकम है, नॉमिनल अकाउंट हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, खर्चा हुआ, नॉमिनल अकाउंट हो गया। कन्वीनियंस चार्जेस एक खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट हो गया। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस एक खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। पोस्टेज एक्सपेंसेस खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। किसी व्यक्ति का करंट अकाउंट खोला, पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक है, तो ये सारे हमने पूरे हर तरीके के अकाउंट देख लिए। मैंने ये भी आपको समझाया कि हम इतनी जो है मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया आगे जब हम जर्नल की एंट्री करेंगे तो वहाँ पर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में 3 गोल्डन रूल होते हैं और वो इन्हीं 3 अकाउंट को, पर्सनल, रियल और नॉमिनल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ऐसे करके रूल्स होते हैं। हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको इतना पहचानवा रहा हूं कि अगर आपके आंखों के सामने कोई एंट्री आ जाए, जैसे कह दे कि रेंट आप 50,000 पेड, तो रेंट हमने पे कर दिया 50,000 रुपये का, तो सबसे पहला सवाल होगा कि रेंट किस टाइप का अकाउंट है? तो सर रेंट खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है। जैसे ही आप नॉमिनल अकाउंट पहचानेंगे तुरंत ही नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल द इनकम एंड एक्सपेंसेस, ऐसे करके जो रूल होता है हम उस रूल पर बात करेंगे। ठीक है, इसीलिए इतनी सारी मेहनत हो रही है। कुल मिलाकर के हमारा उद्देश्य है जर्नल एंट्री को करना। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।